हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर इन द मॉडर्न फिजिक्स सीरीज़। हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में बात कर रहे थे और अभी तक हमने रेडियो एक्टिविटी और उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स की बात की, हाफ लाइफ वगैरह वो देखा। बट अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है फिज़न और फ्यूज़न। ओके, फिज़न और फ्यूज़न बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शंस की खास केस आप समझ सकते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन का है क्या है, जैसे केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन लास्ट में होता क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट। ओके, आपके दो जो भी वो हैं, चाहे एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं, तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स पहले भी मौजूद थे, बाद में भी रिएक्शन के बाद भी मौजूद होंगे। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स पहले जिस अरेंजमेंट में थे, बाद में उनका अरेंजमेंट चेंज हो गया है, तो बेसिकली रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऐसे ही न्यूक्लियर रिएक्शन अगर बहुत ये कहें नाइवली, तो न्यूक्लियर रिएक्शन बेसिकली न्यूक्लियॉन्स का रीअरेंजमेंट है। आपके पास एक न्यूक्लियस है या दो न्यूक्लियस हैं। ओके, क्योंकि जनरल न्यूक्लियर रिएक्शन का हमारा मतलब कुछ ऐसा होगा, जैसे पहले इसको देख लें। आपके पास एक न्यूक्लियस है और से लार्ज न्यूक्लियस, कोई ज़रूरी नहीं है लार्ज हो, बट लेट्स कंसिडर इट टू बी लार्ज, और आप इस पर किसी पार्टिकल से बॉम्बार्डिंग कर रहे हैं। ओके, कोई पार्टिकल जिसको आपने अपने एक्सेलरेटर से एक्सेलरेट कर रखा है, से अल्फा पार्टिकल, और उससे इस पर बॉम्बार्ड किया, और टकराने के बाद जो है, हो सकता है आपको केवल एक ही वो मिले, फाइनल न्यूक्लियस मिले, या हो सकता है दो अलग अलग न्यूक्लियस मिलें, या तीन न्यूक्लियस, या ऐसे भी हो सकता है मतलब दो न्यूक्लियस बड़े हों कंपैरेटिवली, और ये जो पार्टिकल्स हों एलिमेंट्री पार्टिकल्स हों, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन टाइप के पार्टिकल्स हों, सो वट एवर बी द केस। तो इस तरह की जनरल प्रोसेस को हम कहेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन। तो हो क्या रहा है इस प्रोसेस में, आपके रिएक्शन से पहले जो है ये न्यूक्लियस, और ये एक्सलेटेड पार्टिकल भी इससे हमारा अल्फा पार्टिकल है, तो अल्फा पार्टिकल अपने आप में एक न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसी अरेंजमेंट में थे, इसमें भी किसी अरेंजमेंट में थे, वो किसी अरेंजमेंट में थे, बाद में उनका अरेंजमेंट चेंज हो गया। अभी भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो वही रहे, बट उनका अरेंजमेंट चेंज हो गया है। ओके, बल्कि इस केस में हमारा ये उसकी तरह नहीं है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होगा। इंडिविजुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, सेम है। ओके, कंजर्वेशन प्रिंसिपल भी अप्लाई होगा। तो इस तरह की जनरल प्रोसेस को हम न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। ओके, न्यूक्लियर रिएक्शन का लेकिन मोस्ट कॉमनली जो मतलब हम समझेंगे शायद कुछ इस तरीके का, एक एक्सेलरेटेड पार्टिकल, आपके पास आपने एक्सेलरेटर्स पढ़े होंगे छोटी क्लासों में। ओके, वेन डी ग्राफ जनरेटर से आप हाई वोल्टेज वो बनाते हैं, लीनियर एक्सेलेरेटर, और फिर आपने एलएचसी जैसे उनका नाम सुना होगा, एलएचसी जैसे एक्सपेरिमेंट्स जहाँ पे बहुत हाई एनर्जी पे पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कराया जाता है। ओके, तो ऐसी न्यूक्लियर फिजिक्स में भी आप पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करा के किसी न्यूक्लियस पे स्ट्राइक करते हैं। एक्सेलरेटेड पार्टिकल आपका प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, ड्यूटीरियम हो सकता है, अल्फा हो सकता है, H3 का आयन हो सकता है, हीलियम 3 का आयन हो सकता है, इवन गामा पार्टिकल्स भी। ओके, फोटॉन से भी रिएक्शन कराई जा सकती है, न्यूक्लियर रिएक्शन कराई जा सकती है, इवन एक्सरेज से न्यूक्लियर रिएक्शन कराई जा सकती है। तो वट एवर द केस, लेकिन कोई इंसिडेंट पार्टिकल है, ओके, और किसी न्यूक्लियस पे स्ट्राइक हुआ, और उसके बाद फाइनल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ऐसी बहुत सारी अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं। ओके, उन सब का जनरल नाम हो गया न्यूक्लियर रिएक्शन। जैसे स्कैटरिंग हो सकती है, स्कैटरिंग आपकी इलास्टिक भी हो सकती है, इनइलास्टिक भी। स्कैटरिंग को आप बेस्ट एग्जांपल आप रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ध्यान कीजिए, गोल्ड न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग। टकराने के बाद वाली जो स्टेट है उसमें भी गोल्ड न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल ही रहा। ओके, अगर उस प्रोसेस में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, मतलब कंजर्व्ड है, तो वो इलास्टिक स्कैटरिंग हुई। और अगर जो आपके न्यूक्लियस है या जो स्कैटर्ड पार्टिकल है, अगर वो खुद किसी एक्साइटेड स्टेट में चले गया है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं होगा, तो वो हो जाएगी इनइलास्टिक स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग्स को भी टेक्निकली वो एक तरह की न्यूक्लियर रिएक्शंस ही हैं। ओके, स्कैटरिंग हो गई, कैप्चर हो गई। कैप्चर का मतलब क्या है, आपने जो पार्टिकल स्ट्राइक किया और इस न्यूक्लियस ने उसे कैप्चर करके दूसरा न्यूक्लियस बना दिया, मतलब एंड स्टेट में केवल एक वो है, न्यूक्लियस है आपके पास, एक बॉडी है केवल। तो इस तरह की वो भी हो सकते हैं कैप्चर प्रोसेसेस। डिसइंटीग्रेशन, किसी न्यूक्लियस का ब्रेक होना। ओके, फोटो एक्साइटेशन, आपने फोटोन स्ट्राइक किए, ओके, और न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में चले गया, या फोटो डिसइंटीग्रेशन, वो न्यूक्लियस ब्रेक हो गया फोटोन्स के स्ट्राइक करने पे। तो ऐसी ये सारी प्रोसेस, और जो हमने रेडियो एक्टिविटी की बात की थी, अल्फा बीटा गामा इमिशन, वो सब भी न्यूक्लियर रिएक्शंस ही हैं। तो मोस्ट जनरली न्यूक्लियर रिएक्शन के अंतर्गत ये सब कुछ आते हैं, लेकिन हम यहाँ पे केवल मेनली बात करेंगे फिजन और फ्यूज़न की। लेकिन कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो, जनरल कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो, उसमें हमने कुछ कंजर्वेशन लॉज की बात की थी रेडियो एक्टिविटी के टाइम पे, वो सारे कंजर्वेशन लॉज फॉलो होंगे। ठीक है, एनर्जी का कंजर्वेशन होगा, मोमेंटम का कंजर्वेशन होगा, चार्ज कंजर्वेशन होगा, वगैरह वगैरह, जितने भी और थे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होता है, एंड जो जितने पॉसिबल हैं। ओके, मैंने टिपिकल न्यूक्लियर रिएक्शन यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। ठीक है, ये हमारे फिजन की जो इंड्यूस्ड फिजन होगा वो इसी तरीके का होगा, बट इसे आप जनरलाइज करके और उसके लिए भी वो कर सकते हैं। माना एक इंसिडेंट पार्टिकल, मैंने जानबूझ के इसके स्मॉल दिखाया है। ओके, क्वालिटेटिवली भी कोई पार्टिकल है ए, ये किसी बड़े न्यूक्लियस कैपिटल बी पे स्ट्राइक किया, और टकराने के बाद आपको दो मिड साइड न्यूक्लियस
साइज न्यूक्लियस बने। ओके, कोई जरूरी नहीं है दोनों। मिड साइज का मतलब क्या है, ये हैवी न्यूक्लियस, माना इसका मास नंबर 200 के आसपास है और इनका मास नंबर 100 के आसपास। ओके, इसका मास नंबर तो 1 या 2 या 3 या 4, बहुत छोटा। ओके, ये अकेला न्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल है तो इसका मास नंबर तो बहुत छोटा है। तो ये एक प्रोसेस हो सकती है। ओके, स्कीमेटिकली हमारी कोई एक प्रोसेस हो सकती है, न्यूक्लियर रिएक्शन हो सकती है। तो एनर्जी कंजर्वेशन अगर हम अप्लाई करें, लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन में ध्यान रखिए, इसमें रेस्ट मास एनर्जी का कंट्रीब्यूशन भी लेना पड़ेगा। तो टकराने से पहले इसकी रेस्ट मास एनर्जी ma² इसकी mb² प्लस माना ये वाला पार्टिकल मूव करके आ रहा था और ये न्यूक्लियस रेस्ट पे था तो इसकी काइनेटिक एनर्जी से TA, ऐसे इन दोनों की रेस्ट मास एनर्जी प्लस टकराने के बाद, रिएक्शन के बाद जो ये जो फ्रेगमेंट्स बनेंगे, इन्हें हम फ्रेगमेंट्स बोलेंगे माना, तो ये फ्रेगमेंट्स जो हैं ये किसी काइनेटिक एनर्जी से एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे। ओके, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी एक फ्रेगमेंट की माना TC और एक की TD। तो एनर्जी कंजर्वेशन की रिएक्शन इस तरह से अप्लाई होगी। ओके, तो यहाँ पे जिसे हमने ये चीज़ हमने पहले भी डिफाइन कर रखी है, Q वैल्यू ऑफ अ रिएक्शन। ओके, Q वैल्यू बेसिकली कितना होगा, जो आपके रिएक्शन से पहले जो एंटिटीज़ है उनके टोटल मास Ma + Mb, और रिएक्शन के बाद जितनी टोटल एंटिटीज़ हैं, यहाँ तो केवल 2 हैं, लेकिन अगर 3 या 4 या 5 हों तो उन सब का टोटल मास, तो इसमें से ये मास आप घटाएं और इसको c² से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये जो एनर्जी का इक्विवेलेंट टर्म बनता है, मास इंटू c² एनर्जी डायमेंशन का होगा, ये जो एनर्जी इक्विवेलेंट टर्म बनता है इसे ही हम कहते हैं Q वैल्यू ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन की Q वैल्यू इतनी होगी, रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल्स इन द इनिशियल स्टेट माइनस रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल्स इन द फाइनल स्टेट इंटू c²। ओके, Q वैल्यू। और ये जो डेल्टा M, ये इन दोनों के मास के सम में से इन दोनों का मास जो सब्ट्रैक्ट किया इस समय, अगर 3 होंगे तो इन तीनों का मास, मतलब इनिशियल माइनस फाइनल मासेस। ये जो मास का चेंज है इसे डेल्टा एम से मैंने डिनोट किया है और इसको हम कहते हैं मास डिफेक्ट। माना आप इस प्रोसेस में सोचिए, इसके और इसका मास का सम इसके और इसके मास से थोड़ा ज़्यादा है, डेल्टा एम ज़्यादा है, तो ये डेल्टा एम मास कहाँ गया, इस रिएक्शन में लॉस्ट हो गया। तो वो मास कहाँ गया, वही हमें जो फ्रेगमेंट्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में हमें अवेलेबल होगा। ओके, लेकिन इतना मास का यहाँ लॉस हो गया, इतना मास यहाँ डिफेक्ट हो रहा है इसका, तो इसी को कहते हैं मास डिफेक्ट। ओके, और Q वैल्यू सीधे सीधे मास डिफेक्ट के टर्म में आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। और अगर आप इस इक्वेशन में आप इसे यूज़ करें Q वैल्यू की डेफिनेशन को, Q वैल्यू एक्चुअली दिस टर्म प्लस दिस टर्म माइनस दिस टर्म माइनस दिस टर्म, इनके बराबर है। आप राइट हैंड साइड में ले जाइए, तो अगर आप फिर इस TA वाले टर्म को इधर ले जाएँ तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर आपने Q वैल्यू बना दिया तो राइट हैंड साइड भी Q वैल्यू होगा। काइनेटिक एनर्जी टर्म में अगर आप Q वैल्यू लिखना चाह रहे हैं तो Q वैल्यू इतनी होती है। जो फ्रेगमेंट्स हैं रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट्स बने उनकी काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियली जो ये प्रोजेक्टाइल पार्टिकल था ये कितनी काइनेटिक एनर्जी लेके आ रहा था, इसे सब्ट्रैक्ट कर दें। ओके, दिस Q वैल्यू ये है। ऑन द बेसिस ऑफ Q वैल्यू न्यूक्लियर रिएक्शंस को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सोएर्जिक एंड एंडोएर्जिक। ओके, जैसे आपने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक हम केमिकल रिएक्शन में कहते हैं ना, एक्सोथर्मिक जिनमें हीट निकलती है, एनर्जी लिबरेट होती है, और एंडोथर्मिक जो जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो वैसे ही यहाँ पे है, अगर किसी रिएक्शन की Q वैल्यू पॉजिटिव है तो आप यहाँ से देख लीजिए, इसमें फाइनल फ्रेगमेंट्स की जो काइनेटिक एनर्जी है ये इनिशियल जो फ्रेगमेंट आया था मोशन करके उसकी काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होगी, तभी तो ये पॉजिटिव होगा। या मास डिफेक्ट के टर्म में सोचें, इनिशियल वालों का जो मास है रेस्ट मास, वो फाइनल वाली स्टेज के जो हुआ है उनके रेस्ट मास से ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब कुल मिला के कुछ मास का डिफेक्ट हुआ है, उतना एनर्जी हमारी इस प्रोसेस में लिबरेट हुई है। ओके, तो वही क्या है, Q वैल्यू। ओके, एक्सोर्जिक प्रोसेस के लिए ये पॉजिटिव होगी। ओके, एनर्जी रिलीज होगी उसमें, और अब ऐसा भी हो सकता है कि आपकी Q वैल्यू किसी रिएक्शन के लिए नेगेटिव हो। ओके, Q वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब वो रिएक्शन क्या होगी, एंडोएर्जिक होगी। ओके, इसका मतलब आपको वो रिएक्शन हो तो सकती है, आप एंडोएर्जिक का मतलब ये ना सोचे ये रिएक्शन नहीं हो सकती है, अपने आप स्पॉन्टेनियसली तो वो रिएक्शन नहीं होगी। आप अगर बाहर से काइनेटिक एनर्जी एक्स्ट्रा सप्लाई करेंगे तब वो रिएक्शन होने का चांस होता है। ओके, जस और एक्सोर्जिक रिएक्शन अपने आप से भी हो सकती है, स्पॉन्टेनियसली भी हो सकती है। ओके, जस अब हम पर्टिकुलरली बात करेंगे फिजन की। ये तो जनरल बात थी, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए सारे आइडियाज़ अप्लाई होते हैं, लेकिन अब जनरल बात करते हैं फिजन, विखंडन जिसे हम कहते हैं। जनरल आइडिया, बेसिक आइडिया आपको इसका होगा, लेकिन मैंने उसे स्कीमेटिकली यहाँ पे दिखाया है। आपके पास कोई बड़ा न्यूक्लियस है। ओके, बड़े न्यूक्लियस से मेरा मतलब है आप मास नंबर 200 की रेंज में इसका समझ लीजिए, 200 या उससे ऊपर या थोड़ा नीचे भी हो सकता है, पर लगभग 200 मास नंबर जिसका है, उसके न्यूक्लियस के अंदर 200 प्रोटॉन या न्यूट्रॉन हैं, और उसको मैंने यहाँ प्लस करके लेकिन ब्लैंक लिखा है। मतलब इसको हम किसी पार्टिकल से स्ट्राइक भी कर सकते हैं, या कभी कभी बिना पार्टिकल से स्ट्राइक किए भी ये प्रोसेस हो सकती है। क्या प्रोसेस हो सकती है, ये जो बड़ा न्यूक्लियस है ये लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाए। ओके, लाइटर न्यूक्लियाई 2 होंगे और इसके अलावा कुछ और पार्टिकल्स भी होते हैं, लेकिन ये मैंने जस्ट अभी क्वालिटेटिवली लिखा है, आगे एक आध रिएक्शंस देखेंगे तो और क्लियर होगा। बट बेसिकली फिजन प्रोसेस ये है, बड़ा न्यूक्लियस
किसी बाहरी इम्पैक्ट के कारण या बिना इसके भी, ये टर्म हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, वो लाइटर न्यूक्लियाई में अगर ब्रेक हो जाए, विखंडित हो जाए, तो इसी को कहते हैं फिजन प्रोसेस। हमारा न्यूक्लियस फिजन होके इसमें और इसमें ब्रेक हो गया, माना दो पार्ट्स में ब्रेक हुआ, दिस ओके। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल लिया है, एक न्यूक्लियस है CF254। CF है कैलिफोर्नियम में एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 98 है, और इसके बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं। मैं इसके एक पर्टिकुलर आइसोटोप की बात कर रहा हूँ, 254 को। पहली बात तो ये है, कैलिफोर्नियम जो है ये नेचर में नेचुरली अवेलेबल नहीं होता है, ओके। अगर ये नेचर में कभी रहा भी होगा तो ये सारा का सारा वो हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, ओके। ये लैब में बनाया गया, लेकिन ये न्यूक्लियस आज की डेट में लैब में लोगों ने क्रिएट कर रखा है, तो इसे आर्टिफिशियल न्यूक्लियस मैंने इसीलिए लिखा है, ओके। मैसिव है, 254 एंटिटीज़ हैं, बहुत मैसिव है, ओके। वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूक्लियाई पॉसिबल है ये, ओके। लेकिन ये आर्टिफिशियल है, लैब में इसे बनाया जा सकता है, ओके। लैब में कैसे बनाते हैं आप, उससे जो लोअर न्यूक्लियस है, अगर लगातार उन पर न्यूट्रॉन्स की बॉम्बार्डिंग करें तो उन न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करके न्यूक्लियस ग्रो करके बड़ा न्यूक्लियस बन सकता है। तो ऐसी किसी प्रोसेस से इस न्यूक्लियस को माना बनाया गया, ओके। ये लैब में एक न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस ये ऑब्जर्व किया गया है, ये रेडियो एक्टिव है। अब रेडियो एक्टिव का मतलब, लेकिन आप यहाँ अल्फा और बीटा डीके ना सोचिए। रेडियो एक्टिव का मतलब ये सोचिए, ये न्यूक्लियस अपने आप डिसइंटीग्रेट हो जाता है। अगर आपके पास इसका 1 मोल सब्सटेंस है माना इसका, तो थोड़ी देर बाद, कुछ समय बाद उसकी मात्रा कम हो जाती है, उसमें न्यूक्लियस की संख्या कम हो जाती है, तो ये न्यूक्लियस अपने आप क्या होता है, ब्रेक होता है, ओके, रेडियो एक्टिव। और इसकी हाफ लाइफ पीरियड जो है इस वाले का 254 वाले आइसोटोप का जो है लगभग 60.5 डेज़ का है, ओके। लैब में हमने क्रिएट किया तो 60.5 डेज़ बाद ये आधा रह जाएगा। अब जब रेडियो एक्टिव, तो मैंने इसे कहा रेडियो एक्टिव होने का मतलब, लेकिन केवल ये है, ये न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है, ये अपने आप इसकी ब्रेक होने की टेंडेंसी है। पर ये ब्रेक अल्फा या बीटा डीके के मेथड से नहीं होता है। अल्फा डीके इसका हो सकता है वैसे, लेकिन वो हाईली इम्प्रोबेबल होता है। अल्फा डीके मैंने आपको थोड़ा सी हिंट किया था कि अल्फा डीके एक्चुअली एक क्वांटम मैकेनिकल प्रोसेस है, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट आता है, आपके पास पोटेंशियल बैरियर के अक्रॉस टर्निंग की बात आती है, तो वो प्रोबेबिलिस्टिक कंसेप्ट है। और यहाँ पे अल्फा डीके होने का चांस बहुत कम होता है। इनर्जेटिकली तो ये पॉसिबल होता है अल्फा डीके, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली जो उसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें, या बहुत सिंपली अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे जो कूलाम बैरियर कंस्ट्रक्ट होता है जो कि अल्फा डीके को रोकने की कोशिश करता है, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके कारण अल्फा डीके इन प्रिंसिपल पॉसिबल तो है, पर उसके होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो इसका जो डीके होता है वो एक्चुअली अल्फा डीके से नहीं हो पाता है। इसका ये न्यूक्लियस ब्रेक तो होता है, पर अल्फा डीके से ब्रेक नहीं होता है, ओके। बीटा डीके की तो इसके क्यू वैल्यू नेगेटिव होती है। बीटा डीके मेनली हमने दो तरह का पढ़ा था, वैसे एक तीसरी तरह का भी होता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी, बट एक पॉजिटिव बीटा डीके और नेगेटिव बीटा डीके की बात करें तो ये जो दो तरह के बीटा डीके हैं, इन दोनों के लिए इस न्यूक्लियस के लिए अगर कैलकुलेट की जाए, क्यू वैल्यू नेगेटिव बनती है। क्यू वैल्यू नेगेटिव मतलब अपने आप से स्पॉन्टेनियसली तो बीटा डीके नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। अल्फा डीके भी पॉसिबल नहीं है, बीटा डीके भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये न्यूक्लियस, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल न्यूक्लियस है, तो ये अपने को स्टेबल करने के लिए ब्रेक होता है, फिर भी ये ब्रेक होता है। तो ये ब्रेक किस तरह से होता है, इसकी ब्रेकिंग की रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिख रखी है। ये न्यूक्लियस अपने आप से, मैंने इस पर कुछ भी बाहर से स्ट्राइक नहीं किया। मैं आपको फिर से यहाँ पे ध्यान दिलाना चाहूँगा, मैंने इसीलिए ब्लैंक छोड़ा था। इस समय ये वाली एंट्री नहीं है, आपके पास एक बड़ा न्यूक्लियस है और ये ब्रेक हो गया, और जिन पार्ट्स में ये ब्रेक हुआ है ये अल्फा और बीटा पार्टिकल्स नहीं है। एक न्यूक्लियस XC140, ये भी एक काफ़ी बड़ा न्यूक्लियस है, इतना बड़ा नहीं, ये 254 वाला है, ये 140 वाला है, और ये एक RU110। यही मेरा मतलब था, बिग न्यूक्लियस, लाइटर न्यूक्लियर। लाइटर का मतलब ये नहीं है बहुत लाइट, लेकिन इसके मुकाबले, इस न्यूक्लियस के मुकाबले तो ये लाइटर ही हैं। 254 वाले के मुकाबले तो ये तो इसके मास के लगभग आधे पे हैं, ओके। 254 का आधा 127 हुआ, तो ये भी 127 से थोड़ा ऊपर और ये 127 से थोड़ा नीचे। लगभग एक बड़ा न्यूक्लियस ब्रेक होके दो मिड साइज न्यूक्लियस, लगभग आधे आधे वेट के दो न्यूक्लियस, और इसके अलावा बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे 4 न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं। अगर आप प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर बैलेंस करें तो यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, वो भी इमिट होते हैं। तो ये जो मैं आपको यहाँ से फिर से रिमाइंड कराना चाहूँगा, न्यूक्लियर रिएक्शन में मैंने इसीलिए लिखा था, यहाँ नंबर ऑफ फाइनल स्टेज में नंबर ऑफ पार्टिकल्स अलग अलग हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ओके। दिस तो जैसे इस पर्टिकुलर केस में ये जो न्यूक्लियस है जो कि आर्टिफिशियली लैब में क्रिएट किया, तो ये इस तरह से ब्रेक होता है, ओके। एक न्यूक्लियस 140 मास नंबर वाला, एक न्यूक्लियस 110 मास नंबर वाला, और 4 इसके अलावा न्यूट्रॉन्स इमिट होते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिजन। ये न्यूक्लियस फिजन, विखंडित हो गया
दो लाइटर न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन्स का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अभी आप न्यूट्रॉन्स पे ध्यान ना दें। बड़ा न्यूक्लियस बेसिकली दो मिड साइज न्यूक्लियस में ब्रेक हुआ। दोनों का साइज एक्जैक्टली बराबर नहीं है, पर लगभग मिड रेंज के हैं ये दोनों न्यूक्लियस। ओके, मास नंबर की रेंज में मिड में कहीं लाई करते हैं ना। ये बहुत लाइट न्यूक्लियस हैं, 4 या 8 या 10 वाले नहीं हैं। ओके, ना ये 200 वाले हैं, ये लगभग 120-30 की रेंज वाले हैं। ओके, तो मिड साइज न्यूक्लियस पे ब्रेक हुआ। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फिजन। और यहाँ पे जो मैंने फिजन रिएक्शन लिखी है, इसे हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस फिजन। ये फिजन स्वतः हो गया, अपने आप से हो गया। बाद में हम एक दूसरी तरह की फिजन की बात करेंगे, बट ये वाला फिजन जो है वो है स्पॉन्टेनियस। अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ और भी कर रखी है। मैंने इसके अलावा इसमें 2-3 एरो और भी दिखा रखे हैं। मैं और भी दिखा सकता था, बेसिकली इसका आइडिया आगे क्लियर होगा, पर मैं आपको हिंट कर दूँ, इस न्यूक्लियस के फिजन होने का एकमात्र तरीका ये नहीं है। ये और तरीके से भी फिजन हो सकता है। ओके, और तरीके से फिजन होने का मतलब ये और अलग टाइप के न्यूक्लियस में भी ब्रेक हो सकता है। यहाँ तो ये 140 और 110 वाले जो न्यूक्लियस हैं उसमें ब्रेक हुआ, लेकिन इसकी ब्रेकिंग के और मैकेनिज्म भी हो सकते हैं। तो वो इसके उन्हें हम टेक्निकली कहते हैं चैनल्स। ये न्यूक्लियस के जो डिके है, ये इसके डिके का केवल एक चैनल है, एक तरीका है, लेकिन यही न्यूक्लियस के डिके का और तरीके भी हो सकते हैं। ओके, मोर देन 1, मोर देन 2, मोर देन 3, बहुत ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। तो उन सब को हम कहते हैं डिके चैनल्स, बट वो सब के सब फिजन कहलाएंगे, अलग अलग तरह के फिजन। लेकिन अभी हम केवल एक फिजन की बात करें तो ये है स्पॉन्टेनियस फिजन। ओके, लेकिन स्पॉन्टेनियस फिजन जो है ये बहुत रेयरली देखने को मिलता है। जब मैंने रेडियो एक्टिविटी की बात की थी, मैंने आपको कहा था अल्फा और बीटा डीके बेसिकली इसलिए होता है, न्यूक्लियस अपने को स्टेबल करना चाहता है। बड़े न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं कूलम्बिक रिपल्शन के कारण, तो अपनी स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए वो अल्फा और बीटा डीके करते हैं। तो यहाँ पे भी अगर इसी एग्जांपल को देखें, ये मटेरियल ने ये इस तरह से ब्रेक क्यों हुआ? इसने एक्चुअली अपने को स्टेबल करने की कोशिश की। अल्फा और बीटा डीके यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो इसने एक किसी और मेथड से अपने को ब्रेक किया और ये स्टेबल हो गया। स्टेबल कैसे हुआ ये अभी आपको बाइंडिंग एनर्जी कर्व में क्लियर होगा, बट ये प्रोसेस भी बेसिकली स्टेबिलिटी के लिए ही होती है। ओके, लेकिन ये जो स्पॉन्टेनियस वाला फिजन है ये बहुत रेयर होता है। बहुत कम न्यूक्लियस ऐसे हैं जो अपने आप लगभग 2 मिड साइज न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाते हैं। अपने आप स्पॉन्टेनियसली जो प्रोसेस होती है वो ज़्यादातर अल्फा और बीटा डीके की होती है। न्यूक्लियस आपको स्टेबिलिटी के लिए अपने आप डिके होते हुए दिखते हैं, पर अपने आप डिके की जो प्रोसेस होती है उसमें न्यूक्लियस लगभग 2 बराबर हिस्सों में नहीं टूटता है। एक बहुत छोटा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल या बीटा बहुत और भी छोटा, ये कॉन्स्टिट्यूएंट अलग हो जाता है और बाकी न्यूक्लियस लगभग उतने का उतना ही रहता है। या मैंने आपको अल्फा और बीटा डीके के लास्ट में बताया था, कुछ न्यूक्लियस कभी कभी कार्बन या ऑक्सीजन जैसे न्यूक्लियस को भी इमिट कर देते हैं, पर कार्बन या ऑक्सीजन का न्यूक्लियस भी बहुत छोटा होता है। कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, या उसका आइसोटोप होगा तो थोड़ा हायर 18-20 तक मास नंबर है। अगर 200 या 220 या 240 मास नंबर वाला न्यूक्लियस से अगर 200 एलिमेंट्स 200 कॉन्स्टिट्यूएंट 20 कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग भी निकल गए तो फिर भी 180 एक बहुत बड़ा पार्ट और कंपैरेटिवली एक छोटा पार्ट। तो नॉर्मली जब न्यूक्लियस अपने को स्टेबल करने की कोशिश करता है तो अल्फा या बीटा डीके या ज़्यादा से ज़्यादा अगर न्यूक्लियस में भी ब्रेक होगा तो एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस और एक बहुत छोटा न्यूक्लियस। ये वाली प्रोसेस मैंने यहाँ पे लिखी है, लेकिन ये प्रोसेस बहुत रेयर होती है। इस तरह की प्रोसेस आपको बहुत कम देखने को मिलेगी कि अपने आप से कोई बड़ा न्यूक्लियस फिजन होके 2 मिड साइज न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाए, बट स्टिल ये एक तरह का फिजन है और इसे हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस फिजन। मोस्ट कॉमनली जो फिजन जिसकी हम बात करेंगे आगे वो होगा कुछ इस तरह की प्रोसेस। आपके पास एक बड़ा न्यूक्लियस है, ये भी अनस्टेबल है, लेकिन ये अपने आप से ब्रेक होने की कंडीशन में नहीं है। ठीक है, ये वाला तो अपने आप से ब्रेक हो गया, लेकिन ये हाईली अनस्टेबल है। और बाहर से अगर एक न्यूट्रॉन आए, फॉर एग्जांपल न्यूट्रॉन या कोई और पार्टिकल भी हो सकता है, पर हम न्यूट्रॉन की बात करेंगे। बाहर से अगर एक न्यूट्रॉन आए और जिसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी ना हो, स्मॉल एनर्जी का न्यूट्रॉन हो, वो अगर इस न्यूक्लियस को स्ट्राइक करे तो अगेन ये इसको ब्रेक करके 2 मिड साइज न्यूक्लियस में ब्रेक कर सकता है। आप इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ ये अपने आप से ब्रेक हो गया, ये तो इतना ज़्यादा अनस्टेबल था कि बिना बाहर से एनर्जी मिले ही ये 2 मिड साइज न्यूक्लियस में ब्रेक हो गया। लेकिन मोस्ट जनरली फिजन में आपको ये देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस आपका है अनस्टेबल है, लेकिन अपने आप ब्रेक नहीं हो रहा है, अपने आप फिजन नहीं हो रहा है। लेकिन बाहर से अगर उसे थोड़ा सी एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाए, एक्स्ट्रा एनर्जी कैसे मिलेगी? बाहर से आप उस पर कोई प्रोजेक्टाइल फेंकेंगे, कोई रदरफोर्ड टाइप का एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड न्यूक्लियस पे, यहाँ पे हम जिस उसकी बात करेंगे प्रोजेक्टाइल की, वो न्यूट्रॉन होगा, स्लो एनर्जी का, स्मॉल एनर्जी का न्यूट्रॉन अगर हम इस पर बॉम्बार्ड करें तो ये न्यूक्लियस ब्रेक होके 2 मिड साइज न्यूक्लियस, और उसके अलावा एक्स्ट्रा पार्टिकल्स भी निकल सकते हैं। एक्स्ट्रा पार्टिकल जैसे यहाँ पे 4 न्यूट्रॉन्स निकले थे, तो यहाँ एक्स्ट्रा पार्टिकल न्यूट्रॉन्स या कुछ और पार्टिकल्स भी निकल सकते हैं, कुछ भी। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम कहेंगे इंड्यूस्ड फिजन। फिजन हुआ है, विखंडन हुआ है, बड़ा न्यूक्लियस 2 लगभग मिड साइज के न्यूक्लियस में ब्रेक हो गया। इन दोनों का साइज एक्जैक्टली बराबर नहीं होगा, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, बट बड़ा न्यूक्लियस 2 मिड साइज न्यूक्लियस में ब्रेक हुआ, लेकिन अपने आप से नहीं हुआ,
बाहर से किसी एजेंसी की हमें थोड़ा मदद लेनी पड़ी, तो इस तरह के फिज़न को हम कहते हैं इंड्यूस्ड, बाहर से प्रेरित किया गया इसे। ओके, ये स्पॉन्टेनियस था, अपने आप से हो गया ये, लेकिन ये दोनों ही हमारी फिज़न की प्रोसेस कहलाएंगी। ये वाली स्पॉन्टेनियस वाले फिज़न बहुत रेयर होते हैं, ज़्यादातर जो हम फिज़न हम करते हैं देखने को मिलते हैं वो हमारे इंड्यूस्ड वाले फिज़न होते हैं। ओके दिस, अच्छा जी, अब फिज़न का कारण क्या है? क्वालिटेटिवली तो मैंने आप कह दिया, फिज़न का कारण भी वही है भाई, बड़े न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं तो वो स्टेबल होने के लिए विखंडित हो जाते हैं, लेकिन उसको आप बहुत इजीली इस बाइंडिंग एनर्जी कर्व से समझ सकते हैं। हमने देखा था मास नंबर के साथ बाइंडिंग एनर्जी कर्व का लगभग पैटर्न ऐसा होता है, स्मॉलर न्यूक्लियाई के लिए बहुत कम होता है, फिर ग्रेजुअली राइज करता है। मैंने यहाँ पे इसके कुछ ऐसे पीक्स होते हैं उनको मिस कर दिया, ठीक है, उनकी मुझे ज़रूरत नहीं है, और लगभग फिर किसी पॉइंट पे पीक पे पहुंचता है और उसके बाद ग्रेजुअली डिक्लाइन करता है। बहुत हैवी न्यूक्लियस के लिए नंबर कम हो जाता है, मैक्सिमम इसका 8 या 9 एमईवी के आसपास होता है। ज़्यादातर न्यूक्लियस के लिए इसकी वैल्यू 8 एमईवी के आसपास होती है, और बहुत हैवी न्यूक्लियस के लिए लेकिन बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू और कम हो जाती है, लगभग 7 एमईवी के आसपास। तो अब आप इसी वाले एग्जाम्पल को सोचें, जो मैंने कैलिफोर्नियम का एग्जाम्पल आपको दिया, उसका मास नंबर है 254। 254 मतलब वो इस चार्ट में इधर कहीं लाई कर रहा होगा, 10, 20, 30, 40, 254 इधर कहीं होगा। 254 इधर कहीं होने का मतलब उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लगभग 7 एमईवी के आसपास की है। एग्जैक्टली आप बाइंडिंग एनर्जी कर्व से देख सकते हैं। मैं एक जस्ट एक कैलकुलेशन आपको रफ दिखाना कोशिश कर रहा हूँ, हो क्या रहा है एनर्जी के टर्म्स में, क्या हो रहा है। कैलिफोर्नियम का जो वो है बाइंडिंग एनर्जी कर्व है, मैंने नंबर्स उल्टे लिख दिए, सॉरी, ये 7 है और ये 8 होगा, सॉरी। उसका हर न्यूक्लियन की जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी है वो 7 एमईवी पर न्यूक्लियन। ओके, और जब ये न्यूक्लियस ब्रेक होता है, माना मैंने आपको कहा ये कई तरह से ब्रेक हो सकता है, पर हम इसी वाले पे कंसंट्रेट करते हैं। अच्छा, 140 और 110 वाले में ब्रेक हुआ। 140 और 110 वाला मास नंबर जो है वो लगभग यहाँ लाई कर रहा होगा। अगेन मैं बहुत एग्जैक्ट नहीं हो रहा हूँ, 140 यहाँ कहीं और 110 ये इधर कहीं लाई कर रहे हैं। 140 और 110 वालों की जो बाइंडिंग एनर्जी है, आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं, ये एनर्जी हायर है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी में आप खैर ये हमेशा ध्यान रखें, एनर्जीज ये एक्चुअली नेगेटिव होती है। ये कर्व वैसे नीचे को प्लॉट करना चाहिए, पर हम हमेशा ऐसे ही प्लॉट करते हैं। बट ये जो एनर्जीज हैं बाइंडिंग एनर्जी, ये जो दो न्यूक्लियस बने 140 और 110 वाले, उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है लगभग 8 एमईवी पर न्यूक्लियन के आसपास की है। मतलब वो वाले न्यूक्लियंस क्या हैं, ज़्यादा टाइटली बाउंड हैं। तो अब अगर आप स्टार्टिंग स्टेट में इस सिस्टम की बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करें, मैं एक रफ कैलकुलेशन करता हूँ। पहले हमारे पास कितने थे, 254 न्यूक्लियंस थे और हर किसी की बाइंडिंग एनर्जी थी 7 एमईवी। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी इस सिस्टम की इतनी एमईवी थी। बाद में जो सिस्टम की बाइंडिंग एनर्जी है, लगभग सारे के सारे जो न्यूक्लियंस हैं, 140 एक जगह और 110 एक जगह, एक न्यूक्लियस के अंदर इतने और इतने, इन सब की एवरेज बाइंडिंग एनर्जी लगभग 8 एमईवी के आसपास की है। ओके, बाइंडिंग एनर्जी कर्व में आप जब ये न्यूक्लियस ब्रेक हुआ, जिन दो फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हुआ, ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व में हायर पोजीशन पे लाई कर रहे हैं। इस पॉइंट से, इस लेवल से ये ऊपर हैं, इस लेवल से ऊपर हैं, लगभग कितने, 8 एमईवी। ये कितने न्यूक्लियंस हैं, 250। बाकी 4 कहाँ गए, 4 न्यूट्रॉन्स भी इमिट होते हैं। चलो उन न्यूट्रॉन्स को हम पूरी तरह से भूल भी जाएँ, तो जो बाइंडिंग एनर्जी की बात करें, पहले बाइंडिंग एनर्जी थी 254 × 7 और अब बाइंडिंग एनर्जी हो गई है 250 × 8। ये नंबर इससे ज़्यादा है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके ये नंबर इससे ज़्यादा है। ओके, रफली कितना ज़्यादा होगा, अगर ये 4 का अंतर आप भूल जाएं, ये लगभग इससे 250 एमईवी ज़्यादा होगा। 250 नहीं तो 200 एमईवी के आसपास। आप एग्जैक्ट नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो मैं वैसे भी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं जस्ट आपको ये शो करने की कोशिश कर रहा हूँ फिज़न की प्रोसेस हुई क्यों। ये न्यूक्लियस अनस्टेबल था। अनस्टेबिलिटी को आप बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में भी सोच सकते हैं। जिस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब न्यूक्लियंस उतनी टाइटली बाउंड है, वो सिस्टम उतना ज़्यादा स्टेबल है। ओके, ये न्यूक्लियस कंपैरेटिवली अनस्टेबल है और जिन दो न्यूक्लियस में ब्रेक होके बना वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे एक आर्टिफिशियल एग्जांपल लूँ, वैसे आर्टिफिशियल नहीं है पर अभी के लिए मैं इसे आर्टिफिशियल कह रहा हूँ। 254 वाला न्यूक्लियस माना दो बराबर साइज़ के न्यूक्लियस में ब्रेक होता है, जिन दोनों का मास नंबर 127 है। 127 + 127 254 होता है। कोई न्यूट्रॉन वगैरह कुछ नहीं निकल रहे हैं। माना 254 वाला न्यूक्लियस एग्जैक्टली दो बराबर भागों में ब्रेक हुआ, ये वाला। ओके, तो ये वाली कैलकुलेशन करनी और आसान हो जाती है। अच्छा, पहले 254 न्यूक्लियंस जो थे, इनमें से हर एक की एवरेज बाइंडिंग एनर्जी 7 एमईवी थी और बाद में ये यहाँ आ गए 127 लगभग यहाँ लाई करता है।
इनमें से हर एक न्यूक्लियॉन की बाइंडिंग एनर्जी लगभग 8 MeV है। तो पहले 254 के 54 की बाइंडिंग एनर्जी 7 MeV थी, अब इन 254 के 54 की बाइंडिंग एनर्जी 8 MeV है। तो हर न्यूक्लियॉन की बाइंडिंग एनर्जी में 1 MeV का फ़र्क पड़ रहा है। तो कुल मिला के 250 न्यूक्लियॉन्स हैं, 254, तो बाइंडिंग एनर्जी में कितने MeV का फ़र्क पड़ा? 250 MeV। ये जो प्रोसेस है कि ये न्यूक्लियस ब्रेक होके, माना इसमें और इसमें दो बराबर साइज़ के न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाए, दो बराबर मास नंबर के न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाए, तो इस प्रोसेस में 250 MeV एनर्जी लिबरेट हो रही है। स्टेबिलिटी के टर्म में इसे सोचें, स्टेबिलिटी के टर्म में बेटर सोचने के लिए यह है, आप बाइंडिंग एनर्जी कर्व को एक्चुअली नेगेटिव साइड में प्लॉट करें। बाइंडिंग एनर्जी का कर्व ऐसा होता है, ये है बाइंडिंग एनर्जी का कर्व नेगेटिव। ओके, यहाँ कहीं से शुरू हो रहा है और ऐसे, ये आपका बहुत बड़ा वाला न्यूक्लियस है 254 वाला, और जो 127 वाले दो न्यूक्लियस हैं वो यहाँ लाई कर रहे हैं। आप कहते हैं कोई किसी भी सिस्टम की टेंडेंसी होती है कि अपनी एनर्जी को मिनिमम रखे, पोटेंशियल एनर्जी के मिनिमम पे रहने की कोशिश करता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम यहाँ कहीं बीच में तो है, यहाँ के बजाय ये पोजीशन ज़्यादा स्टेबल तो है। तो वो आप चाहे नंबर्स में देख लें, चाहे फिगर में देख लें, हर जगह से ये समझ आ रहा है कि क्यों इस न्यूक्लियस की ये टेंडेंसी थी कि ये ऐसे के बजाय ऐसे और ऐसे में ब्रेक हो जाए, क्योंकि ये जो स्टेट है ये ज़्यादा स्टेबल स्टेट्स हैं। इनकी बाइंडिंग एनर्जी, इसकी और इसकी जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी है, इसकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा है, न्यूमेरिकली ज़्यादा है। तो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब वो न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी अचीव हो रही है। ओके, तो फिज़न का कारण भी जो है वो स्टेबिलिटी ही है। न्यूक्लियस की टेंडेंसी है अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की ओर आए। और यहाँ पे अगर आप ये नंबर जो हमने कैलकुलेट किया रफली, कि अगर ये न्यूक्लियस लगभग दो बराबर हिस्सों में टूटता तो लगभग कितनी एनर्जी निकलती? 250 MeV एनर्जी निकलती। ओके, 250 MeV एनर्जी कहाँ से आई? आपकी जो फाइनल स्टेट है वो दैट इज़ मोर स्टेबल या टाइटली बाउंड है एज़ कम्पेयर टू द इनिशियल स्टेट। जो इनिशियल 254 कैलिफोर्नियम है उसके मुकाबले 127 वाला न्यूक्लियस जो भी इसका नाम होता है ये ज़्यादा स्टेबल है, तो इसलिए ये हुआ। यहाँ पे से आप देख सकते हैं इनिशियली जब लोगों ने ये चीज़ देखी तो दे वर अमेज्ड। न्यूक्लियर एनर्जीज़ को अगर आप एटॉमिक एनर्जी से कंपेयर करें, एटॉमिक एनर्जीज इलेक्ट्रॉन वोल्ट या कुछ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की हो जाएंगी। हैवियर न्यूक्लियस है तो अंदर के ऑर्बिट्स की एनर्जी कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, आउटर वाली एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऑर्डर की होती है। न्यूक्लियर एनर्जी जो है MeV 250 MeV, एक फिजन में 250 MeV के आसपास एनर्जी आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो न्यूक्लियर एनर्जी जो हैं वो 10⁻6 या से लेकर 10⁻8 टाइम्स ज़्यादा हैं एटॉमिक एनर्जी के कंपैरिजन में। तो इमीडिएटली यहाँ से आइडिया क्लिक किया लोगों को, अगर हम इस न्यूक्लियर एनर्जी को किसी तरह से हार्नेस कर सकें, इसे हम टैप कर सकें, और टैप आज की डेट में हम करते हैं, कंट्रोल्ड वे में करते हैं रिएक्टर के अंदर। न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हम की बात करते हैं, थोड़ा सी आपके सिलेबस में भी हम बात करेंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर में आप न्यूक्लियर रिएक्शन को फिज़न की मदद से आप एनर्जी जनरेट करते हैं, उस एनर्जी से आप इलेक्ट्रिसिटी या जो भी प्रोड्यूस करते हैं वो। ओके, तो आपने जो कन्वेंशनली जो आप एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करते थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करते थे, माना कोल बर्निंग या कोई और फ्यूल बर्निंग से। कोल बर्निंग बेसिकली क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस की जगह, केमिकल प्रोसेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट, एटॉमिक एनर्जीज़ की बात हो रही थी, एटॉमिक एनर्जी के बजाय न्यूक्लियर एनर्जी। या अनकंट्रोल्ड वे में भी आप एटम बम का नाम आप सबने सुना है। एटम बम भी बेसिकली फिज़न की प्रोसेस होती है, लेकिन अनकंट्रोल्ड वे में, उसकी हम थोड़ा बात करेंगे। ओके, पहले लोग यूज़ करते थे डायनामाइट या गन पाउडर या वटेवर, डायनामाइट या गन पाउडर या कोई भी विस्फोटक पदार्थ है, तो वो विस्फोट कैसे होता है? बेसिकली केमिकल रिएक्शन होती है। लेकिन केमिकल रिएक्शन मतलब एटॉमिक एनर्जीज इन्वॉल्व है। अगर आपके पास कोई ऐसी प्रोसेस है जिसमें इससे इतनी गुना ज़्यादा एनर्जी है, 10⁻6 से लेकर 10⁻8 तक ज़्यादा पॉसिबल एनर्जी है उसमें इन प्रिंसिपल, तो ये वाली प्रोसेस जो हैं ये डेफिनेटली आपको कई ज़्यादा एनर्जी का आउटपुट दे सकती हैं। कंट्रोल वे में यूज़ करें तो न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी आपको देता है, और इसी तरह से जो एटम बम होता है वो किसी भी पारंपरिक जो हमारा विस्फोटक होता है उसके मुकाबले कई ज़्यादा विध्वंसक होता है। उसका रीज़न आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, ये पर फिज़न 250 MeV के आसपास एनर्जी एक फिज़न में लिबरेट हो रही है। ओके, इस एग्जांपल में एटलीस्ट। ओके, सो दिस इज़ अ ह्यूज नंबर एज़ कम्पेयर टू एटॉमिक एनर्जीज। ओके, और इसका बेसिक रीज़न वैसे वो है, न्यूक्लियर फोर्स की जब हमने बात की थी वहाँ पे हमने बात कर चुके हैं। न्यूक्लियर फोर्स जो है कूलाम्बिक फोर्स के मुकाबले कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो उसका करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसी लिए ये हो रहा है। ओके, दिस लिक्विड ड्रॉप मॉडल की भी हमने थोड़ा सी पीछे बात की थी। लिक्विड ड्रॉप मॉडल एक्चुअली फिज़न के आइडिया को थोड़ा अच्छे से काफ़ी ईजिली समझने में मदद करता है। आप इसे इस तरह से सोचिए, ये आपका एक न्यूक्लियस है,
ठीक है, ये वैसे अनस्टेबल है, ओके। और इसे आप एक पानी की बूंद की तरह सोचिए, माना आपके पास एक पानी की बूंद है ऑलमोस्ट स्फेरिकल, और आपने बाहर से उसे एक एनर्जी सप्लाई की। एनर्जी के बजाय आप सोचो आपने उस पर किसी दूसरे पार्टिकल से स्ट्राइक किया, ये कुछ एनर्जी लेके आ रहा है। तो आप कहीं पे कहीं पानी की बूंद रखी हो किसी कांच की उस पर प्लेट पे रखी हो ऑलमोस्ट स्फेरिकल जैसी, आप उसे हल्के से हिट करें तो क्या होता है, हिट करने का मतलब थोड़ा उस हमने एनर्जी सप्लाई की, तो आप देखेंगे वो कांच की वो जो पानी की बूंद है वो ऐसे वाइब्रेट करना शुरू करती है। लेकिन उसकी वाइब्रेशन होता किस तरह से, वाइब्रेशन उसका इस तरह से होता है, वो एक साइड में पहले लंबी होती है, फिर वो उस साइड में कंप्रेस होगी और फिर दूसरी साइड में उसकी डायमेंशन चेंज होती है। वो इस तरह से एक्चुअली इस तरह से कुछ चेंज होती है, ओके। पहले इस साइड में माना इलोंगेट हुई, फिर इस साइड में कंप्रेस होगी और दूसरी साइड में लंबी होगी, तो इस तरह से वो वाइब्रेशन करने लगती है अगर हम बाहर से उसे एनर्जी दे रहे हैं। तो इसको अगर न्यूक्लियस के टर्म में सोचें, एक्चुअली हमारा जो न्यूक्लियस था हमने उसे एक्साइट कर दिया है। बाहर से जो न्यूट्रॉन को मैं स्ट्राइक कर रहा हूँ, मेरे ऑल पहले से ही अनस्टेबल न्यूक्लियस है, उसने एक्चुअली उस न्यूक्लियन को क्या कर दिया है, न्यूक्लियस को क्या कर दिया है, एक्साइटेड स्टेट में ले आया है। और एक्साइटेड स्टेट में अब वो पानी की बूंद वाले एग्जांपल पे आप चलें, पानी की बूंद को अगर आप ज़्यादा ही ज़ोर से हिट करें तो हल्के हिट किया तो हो सकता है वो अपने थोड़ा वाइब्रेशन ही करते रहे और उसी स्टेट में रहे, वाइब्रेशन ही करती रहे। लेकिन अगर आप उसे थोड़ा ज़्यादा एनर्जी से स्ट्राइक करें तो कभी कभी ऐसा होता है, वो जब इलोंगेट होती है किसी डायरेक्शन में लंबी होती है तो लंबे होते होते कुछ इस तरह की प्रोसेस होने लगती है। ये फिगर मैंने पहले आपको दिखाए थे, ये कोई वाटर की बूंद है, आपने इसे स्ट्राइक किया, ये लंबी भी, और अगर आपने इसको ज़्यादा ही खिंचाव दे दिया है, ज़्यादा ही इलोंगेट कर दिया है, तो हो सकता है बीच में इसमें एक पिंच वाला पॉइंट बन जाए। पिंच पॉइंट मतलब यहाँ से अब इसके टूटने की शुरुआत हो रही है और थोड़ी देर बाद ये पानी की बूंद दो अलग अलग बूंदों में टूट सकती है। पानी की बूंद को बाहर से एनर्जी दी, पानी की बूंद ऑसिलेट होकर फिर उसी स्टेट में भी स्टेबल हो सकती है, लेकिन अगर एनर्जी वो ठीक अमाउंट में है तो वो इस तरह की उसका एक ब्रेकिंग मैकेनिज्म भी नज़र आता है हमें। तो ये जो न्यूक्लियस फिज़न की प्रोसेस है, इसको भी तो इसी तरह से इमेजिन कर सकते हैं न्यूक्लियस। और हो सकता है शुरुआत में हमारा न्यूक्लियस स्फेरिकल ना हो, स्फेरिकल का मतलब ये समझिए स्टेबल। हो सकता है न्यूक्लियस पहले से ही अनस्टेबल हो, जैसे स्पॉन्टेनियस जब फिज़न हुआ, कैलिफोर्नियम जो है उसको बाहर से किसी एनर्जी सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से ही पानी की इस बूंद की तरह है जो वाइब्रेशन लगातार कर रही है, टूटने को लगभग तैयार है, और किसी समय फिर वो टूटने की प्रोसेस में होने लगती है। और जो न्यूक्लियस कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है, उसको बाहर से अगर एनर्जी मिले वो भी एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है और फिर वो भी इस तरह से वॉबल करने लगता है ये, और फिर देर सवेर उसके टूटने की गुंजाइश बनती है। और कभी अगर उसमें पिंच ऑफ पॉइंट बन गया तो वो टूट के दो लाइटर न्यूक्लियाई और उसके अलावा एक्स्ट्रा प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कुछ और पार्टिकल्स भी निकल सकते हैं। पर ये ब्रेकिंग प्रोसेस जो है न्यूक्लियस की, ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल, अगर हम न्यूक्लियस को पानी की एक बूंद की तरह ट्रीट करें तो ये काफ़ी हद तक समझ आती है। इनफैक्ट हम तो यहाँ पे केवल क्वालिटेटिव बात कर रहे हैं, इसके क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी किया जा सकता है कि हम न्यूक्लियस को एक वाटर के बूंद की तरह ट्रीट करें, उसकी सरफेस एनर्जी की बात करें। हमने सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला में सरफेस एनर्जी की बात की थी, तो वो उसी तरह के कंसिडरेशंस को मैथमेटिकली लेते हुए इस मॉडल को डेवलप किया जा सकता है और फिर फिज़न की प्रॉपर्टीज़ को निकालने की कोशिश की जा सकती है। तो जो थियोरेटिकल मॉडल के, इस लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बेसिस पे फिज़न की जो प्रॉपर्टी निकाली जाती हैं वो एक्चुअली लैब में जो प्रॉपर्टीज़ हैं उससे काफ़ी अच्छी मैच करती हैं। तो मतलब लिक्विड ड्रॉप मॉडल काफ़ी अच्छी तरीके से फिज़न को समझाने में सक्सेसफुल होता है, पूरी तरह से तो नहीं पर काफ़ी अच्छी तरह से, ओके। दिस इनफैक्ट यहाँ पे इस तरह का एक ग्राफ भी आता है, मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट बेसिकली ये कूलाम्बिक बैरियर है। हमारे न्यूक्लियस को अगर ब्रेक होना है तो उसे इस बैरियर को पार करना होगा, पर न्यूक्लियस को आप जितना ज़्यादा डिस्टॉर्ट करेंगे, उसकी शेप जितनी ज़्यादा स्फेयर से चेंज करेंगे, ओके, इस बाइंडिंग एनर्जी कर्व में आप उतना ज़्यादा राइज कर रहे हैं। तो मान ला न्यूक्लियस पहले स्फेरिकल था या इस स्टेट में था, सबसे कम एनर्जी, आपने उसे बाहर से एनर्जी प्रोवाइड की, वो इलोंगेट हो गया, और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड की, अब उसमें एक पिंच ऑफ पॉइंट बन गया, और लास्ट में इस पॉइंट पे अगर हम पहुंच गए तो वो दो न्यूक्लियस में ब्रेक हो सकता है। पर अगर आप एनर्जी कर्व के टर्म में इस चीज़ को देखें, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए आपको इस बैरियर को पार करना पड़ेगा। बट ये मैंने आपको पहले कहा है, क्वांटम मैकेनिकली हमारे पास एक फिनोमिना होता है जिसे हम कहते हैं टनलिंग। टनलिंग का फिनोमिना ये कहता है बिना इस बैरियर को पार किए, बीच से टनल होके ये न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस में ब्रेक हो सकता है। थोड़ा सी एनर्जी से मिल जाए तो ये टनल करके इस स्टेट से इस स्टेट में जा सकता है। तो ये सारा जो लेकिन एनालिसिस है लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बेसिस पे किया जा सकता है। पर अगर हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ना भी देखें, क्वालिटेटिवली भी आप समझ सकते हैं, हाँ एक पानी की बूंद है, बाहर से उसे थोड़ा एनर्जी दी तो वो वॉबल करके और उस एनर्जी को धीरे धीरे सारे न्यूक्लियस पर शेयर करके ये टेंडेंसी बन सकती है कि अब ये न्यूक्लियस एक ना रह के दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाए। तो वो प्रोसेस फिज़न भी ऐसी प्रोसेस नज़र आ रही है। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बेसिस पे फिज़न की कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम समझ सकते हैं, ओके।
अब मैं बात करूँगा इंड्यूस फिजन की, और आगे हम इसी एग्जाम्पल पे मेनली कंसंट्रेट करेंगे। या यूरेनियम आपको पता है, ठीक है, यूरेनियम के कई आइसोटोप्स होते हैं, पर हम उसके पर्टिकुलर आइसोटोप की बात कर रहे हैं 235, यूरेनियम 235 जिसे कहा जाता है, ओके, एटॉमिक नंबर 92। बाकी जो यूरेनियम का मोस्ट पॉपुलर आइसोटोप होता है 238 होता है। इसके अलावा और भी होते हैं, पर ये दो मोस्ट पॉपुलर आइसोटोप हैं 238 और 235। इसमें से 235 जो है ये इसका फिजन हो सकता है, ओके, ये अनस्टेबल होता है, लेकिन ये अनस्टेबल इतना भी अनस्टेबल नहीं है कि अपने आप से फिजन कर जाए। अगर यूरेनियम 235 पे आप एक न्यूट्रॉन स्ट्राइक करें, और ये न्यूट्रॉन भी कुछ खास तरह का होना चाहिए, खास तरह से का मतलब आगे क्लियर होगा, बट उस खास तरह का मतलब है इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, जिन्हें हम कहते हैं ये थर्मल न्यूट्रॉन होना चाहिए, बट दैट कम्स लेटर। लेकिन अभी के लिए सोचें, ये न्यूक्लियस अनस्टेबल है, लेकिन अपने आप से ब्रेक होने की टेंडेंसी नहीं है। लेकिन अगर इसे बाहर से थोड़ा सी एक पुश मिल जाए, बाहर से थोड़ा एनर्जी न्यूट्रॉन लेके आए और इसे स्ट्राइक करे, तो ये न्यूक्लियस इस तरह से ब्रेक होता है, CS141 और RB93। और इसके अलावा इस प्रोसेस में दो न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं। तो ये जो है इसे भी हम कहेंगे फिजन, लेकिन ये फिजन है इंड्यूस्ड, विखंडन हुआ इसका, लेकिन ये विखंडन जब बाहर से एक एजेंसी ने आके इसे स्ट्राइक किया तब जाके ये फिजन हुआ, अपने आप से फिजन इसका नहीं हो रहा है, ओके। और यहाँ पे भी इस फिगर में भी आप देखिए, मैंने एक एरो और दो एरो और इनके आगे क्वेश्चन मार्क रखा है। इसका मतलब ये है, ये न्यूक्लियस फिजन तो होता है, न्यूट्रॉन जब इस पर स्ट्राइक करता है ब्रेक होता है, और इन न्यूक्लियस का मास नंबर आप देख लीजिए, इसका 235 है, 235 का आधा लगभग 117-18 के आसपास होता है। इन दोनों का मास 117-18 नहीं है, एक का मास नंबर 117-18 से थोड़ा ऊपर है और एक का उतना ही नीचे है, लेकिन लगभग मिड में है। जहाँ ये था 235 भी इसमें कहीं यहाँ लाई करेगा, बाइंडिंग एनर्जी कर्व में 7 MeV के आसपास। और ये वाले जो हैं 141 और 93, ये अगेन बाइंडिंग एनर्जी कर्व जहाँ टॉप पे होता है लगभग उस रेंज में है। तो बाइंडिंग एनर्जी इन सिस्टम्स की क्या है, ज़्यादा है। इनिशियल जो 235 न्यूक्लियॉन्स थे उनकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी 7 MeV के आसपास, और इन दोनों की में जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी लगभग 8 MeV के आसपास। तो ओवरऑल बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है, सिस्टम की इंक्रीज़ कर रही है, सिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज़ कर रही है। बट ये बाइंडिंग एनर्जी आई कहाँ से, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ी कहाँ से, और बाइंडिंग एनर्जी आप लोग ध्यान रखें नेगेटिव होती है। तो ये कहाँ से आ रहा है, एक्चुअली यहाँ पे मास डिफेक्ट होगा, और वो मास डिफेक्ट किस फॉर्म में मिलेगा, वही एनर्जी की फॉर्म में लिबरेट होगा। इस प्रोसेस में जितना मास डिफेक्ट होगा वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिलेगा। वो काइनेटिक एनर्जी किसे मिलेगी, कुछ इसे मिलेगी, कुछ इसे मिलेगी, और कुछ इन्हें मिलेगी। कुछ नहीं बल्कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ एनर्जी जो है वो ये ले जाएंगे, ओके। एनर्जी शेयरिंग में मोस्टली जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा एनर्जी का शेयर ले जाते हैं, ओके। खैर मल्टी बॉडी डिके में पूरी तरह ज़रूरी नहीं है, पर फिर भी लाइटर पार्टिकल्स यूजुअली एनर्जी का ज़्यादा शेयर ले जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी का ज़्यादा शेयर ले जाते हैं। तो जो इस रिएक्शन में जो लगभग 200-250 यहाँ पे लगभग कितनी रफली एक अगर मैं नंबर कैलकुलेट करूँ बिना देखे मैं ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, 235 न्यूक्लियॉन है लगभग 8 MeV वाले, और ये जो न्यूक्लियॉन्स बने 235 ही हैं, लगभग 2 कम हो गए पर 235 के आसपास ही हैं, वो उनकी बाइंडिंग एनर्जी 8 MeV। तो हर किसी की बाइंडिंग एनर्जी में 1 MeV का फ़र्क पड़ रहा है। तो कुल मिला के इस प्रोसेस में लगभग 230 या 235 MeV एनर्जी का एक्सचेंज होगा, 235 MeV एनर्जी निकलने वाली है। तो इतनी एनर्जी आपकी लिबरेट होगी अकेले एक यूरेनियम के न्यूक्लियस के फिजन से। ये केवल एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस के फिजन से 235 MeV, ओके। 235 MeV इज़ अ ह्यूज नंबर, एक फिजन में बहुत लार्ज नंबर है दिस। लेकिन अभी जो मैंने आपको चाहे स्पॉन्टेनियस बताया या इंड्यूस फिजन बताया, यहाँ पे एक्चुअली कुछ पार्ट मिसिंग था। मिसिंग यही पार्ट था एक्चुअली, ये मैंने पीछे भी ये दिखाए थे, ये जस्ट मैंने एरोज़ दिखा दिए थे। इन एरो का मतलब क्या था, ये तो मैंने इसका केवल फिजन का एक तरीका लिखा, ये न्यूक्लियस ऐसे ब्रेक हो सकता है, लेकिन इसके ब्रेक होने के और तरीके भी हो सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ी देर इससे समझना चाहें, से फॉर एग्जांपल ये है, ये हमारा पहले का न्यूक्लियस है, ठीक है, ये पूरा एक है, ये ऐसे भी ब्रेक हो सकता है। अच्छा, एक हिस्सा ये माना इसका नाम ए और इसका ये बाकी का नाम बी, लेकिन ये ऐसे भी ब्रेक हो सकता है, ये हिस्सा A' और ये हिस्सा B', या और तरीके भी। तो एक ही न्यूक्लियस के फिजन से ब्रेक होने के कई अलग अलग चैनल्स हो सकते हैं। तो एक इस चीज़ पे ध्यान रखना है, और फिर उनमें से हर एक प्रोसेस में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इमिटेड हैं अलग अलग। माना इस चैनल में जब ये डीके किया, जब ये 235, 141 और 93 वाले न्यूक्लियस में ब्रेक होता है तो 2 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, ओके।
अगर ये किसी और तरीके से ब्रेक होगा तो हो सकता है उसमें 3 न्यूट्रॉन निकले, किसी और तरीके में हो सकता है 4 न्यूट्रॉन, किसी और तरीके में हो सकता है केवल 1 न्यूट्रॉन निकले। तो न्यूट्रॉन्स का नंबर भी जो है अलग अलग जो मोड्स ऑफ डीके हैं, अलग अलग चैनल्स हैं, उनमें अलग अलग हो सकता है। ओके, तो डिफरेंट चैनल्स में डीके हो सकता है। और ये जो अलग अलग चैनल्स में, अब इस वाले में डीके करेगा कि इस वाले में कि इस वाले में, ये आप नहीं बता सकते हैं। अगेन यहाँ पे आइडिया आता है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी का आइडिया इस तरह से सोच सकते हैं, माना किसी न्यूक्लियर रिएक्शन के होने के केवल 2 चैनल है। सिंप्लिसिटी के लिए मैं सोचूं ये कोई बड़ा न्यूक्लियस है, इसको न्यूट्रॉन से स्ट्राइक किया और ये ब्रेक होता है, या तो इसमें और इसमें ब्रेक हो सकता है, ए और बी में, या ए डैश और बी डैश में, और साथ में यहाँ माना यहाँ 2 न्यूट्रॉन है या 3 न्यूट्रॉन। ये मैंने ऐसी अपने आप से एक एग्जाम्पल लिख दिया है। माना ये 2 चैनल्स हैं। अब हम यहाँ पे इनकी प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। माना इस चैनल की प्रोबेबिलिटी मैं 70% कह रहा हूँ और इस चैनल की प्रोबेबिलिटी कह रहा हूँ 30%। मतलब जब एक न्यूक्लियस का विखंडन होता है तो मैं पहले से नहीं बता सकता हूँ कि उसका विखंडन इस चैनल से होगा कि इस चैनल से होगा, वो ऐसे करके ब्रेक होगा कि ऐसे करके ब्रेक होगा। एक न्यूक्लियस का ब्रेकिंग तो इस या एक ही मेथड से होगी, लेकिन पहले से मुझे नहीं पता कौन से मेथड से। पर अगर मैं लार्ज सैंपल ऑफ यूरेनियम ले रहा हूँ, जो भी ये न्यूक्लियस है, मैंने इसका बहुत लार्ज सैंपल लिया, 10⁻23 के ऑर्डर के 1 मोल सब्सटेंस लिया, 10⁻23 न्यूक्लियस है, इनका फिजन हो रहा है, तो 10⁻23 में से लगभग 70% इस मोड से डीके करेंगे और लगभग 30% इस मोड से। तो यही आइडिया यहाँ पे आता है। एक न्यूक्लियस का जब फिजन होता है तो उसके फिजन होने के कई चैनल्स हो सकते हैं, मल्टीपल चैनल्स हो सकते हैं। कौन सा वाला चैनल पिक होगा पहले से आपको नहीं पता, लेकिन आप एक रिलेटिव प्रोबेबिलिटी की बात कर सकते हैं। हाँ, इस चैनल की प्रोबेबिलिटी 7% है। मतलब जब लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे तो लगभग 7% ऑफ टाइम्स आपको ये वाला मोड ऑफ डीके दिखता है। तो हर चैनल के लिए आप एक स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर सकते हैं। अब इस इंफॉर्मेशन को हम एक ग्राफ की मदद से दिखाते हैं, ओके, जिसे हम कहेंगे यील्ड कर्व। यील्ड का मतलब है उत्पाद। उत्पाद से मतलब क्या है? फिजन में उत्पाद क्या है? जो लास्ट में 2 न्यूक्लियस बने। न्यूट्रॉन्स को भूल जाइए, वो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स जो हैं, बेसिकली जो 2 डॉटर न्यूक्लियस नहीं बोलना चाहिए, जो उसके बाद जो फिजन होकर जो दो न्यूक्लियस बने, वो ये जो फिगर है, ये एक्चुअली 2 ग्राफ हैं। आप इनमें से एक टाइम पे केवल एक ग्राफ को देखिए। माना ये ब्लैक वाले कर्व को आप देख रहे हैं, ये ब्लैक वाला कर्व जो है, ओके, मैं इसको थोड़ा स्केच पेन से और बोल्ड कर देता हूँ। ब्लैक कर्व से मेरा मतलब ये वाला कर्व। ये ब्लैक कर्व एक्चुअली मैंने यूरेनियम 235 के सारे डीके चैनल्स की इन्फॉर्मेशन दिखाई है। अब मैं उसके केवल एक डीके चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ। यूरेनियम 235 का जो मास नंबर है, इसका आप आधा करें, 117 या 18, 117 या 18 यहाँ पे पड़ता है। इस तरफ हमने मास नंबर प्लॉट कर रखे हैं और इस तरफ कर रखे हैं फिजन यील्ड। फिजन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये ग्राफ रिलेटिव परसेंटेज बता रहा है। जैसे मैंने आपको पीछे कहा, अब आप यूरेनियम 235 के केवल एक न्यूक्लियस का फिजन मत सोचिए। आप सोचिए यूरेनियम 235 का आपके पास बहुत बड़ा सैंपल है और उसके न्यूक्लियस आपके डीके कर रहे हैं, बाहर से न्यूट्रॉन्स की बॉम्बार्डिंग हो रही है और वो यूरेनियम 235 के सारे न्यूक्लियस ब्रेक हो रहे हैं। तो वो सारे न्यूक्लियस जब ब्रेक होंगे, अलग अलग चैनल से ब्रेक होंगे। उनमें से कुछ न्यूक्लियस ऐसे होंगे जो 2 बराबर साइज़ के पार्टिकल्स में ब्रेक होंगे, बराबर साइज़ के न्यूक्लियस में। बराबर साइज़ के मतलब 235 का आधा 127 के आसपास। 127 को अगर आप इस मास नंबर पे देखें, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, नहीं 235 का आधा 117, सॉरी 117 या 118 यहाँ पे। यूरेनियम 235 2 बराबर साइज़ के न्यूक्लियस में भी ब्रेक होता है, पर उसको में आप देखिए ये कर्व कितना नीचे है, मतलब इसके होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। बहुत कम बार ऐसा होता है कि यूरेनियम 235 जब ब्रेक हो तो उससे जो 2 न्यूक्लियस बने, उन दोनों का साइज़ एक्जैक्टली 127 हो। और आप इस ब्लैक वाले कर्व का मैक्सिमम देखिए। इस ब्लैक वाले कर्व का मैक्सिमम कहाँ पे है? 140 और 110, सॉरी 140 और 90 पे। ये 90 के आसपास है, 140 हो सकता है मैंने कर्व एग्जैक्टली प्लॉट ना किया हो। 140 और 90 पे मैक्सिमम होने का मतलब ये ब्लैक कर्व पे कोई से भी पॉइंट्स यूरेनियम 235 ब्रेक होके इनमें से कोई से भी 2 न्यूक्लियस बना सकता है। ये सेंटर वाले 2 न्यूक्लियस हैं। अब आप ऐसे सोचिए, आपने यूरेनियम 235 ठीक 2 बराबर भागों में भी टूटता है कभी कभी, लेकिन वो होने का चांस क्या होता है? बहुत बड़ा। अब ऐसा हो सकता है एक पार्ट थोड़ा बड़ा हो और तब एक पार्ट थोड़ा छोटा। बड़े छोटे का मतलब मास नंबर से है मेरा, तो एक पार्ट का मास नंबर ज़्यादा और दूसरे पार्ट का मास नंबर कम। तो 117 या 118 से थोड़ा ज़्यादा मास नंबर और थोड़ा कम मास नंबर, ये भी होने का चांस है, पर ये चांस भी उतना ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है, कौन सी डीके चैनल सबसे ज़्यादा फेवरेबल है? ये वाली।
जिसका पीक लगभग कहाँ पे है, 140 के आसपास, और इधर वाला पीक कहाँ पे है, ये मेरे ख्याल से 90 और 100 के बीच में कहीं पे है। ओके, यूरेनियम 235 की जो मैंने आपको ये रिएक्शन दिखाई थी, इसमें सबसे ज़्यादा मैंने ये वाली रिएक्शन क्यों लिखी, इसमें इसके फिज़न में सबसे ज़्यादा जो चैनल ऑप्ट होती है ये वाली होती है। यूरेनियम 235 के आप लार्ज नंबर ऑफ अगर फिज़न देखें तो सबसे ज़्यादा बार जो आपको मिड साइज़ के न्यूक्लियस मिलेंगे ये वाला और ये वाला, इनका मास नंबर चेक करो 141 और 93। 141 ये वाली पीक लगभग 141 पे और ये वाली पीक लगभग 93। यूरेनियम 235 ब्रेक तो कई तरीके से हो सकता है, 117 के दो पार्टिकल्स में ब्रेक हो सकता है, और एक 120 और 114 में ब्रेक हो सकता है, 3 कम 3 ज़्यादा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी है ब्रेक होने की उसकी, वो ये वाली होती है, दिस वाली 93 और वो वाली यूरेनियम 235 पे। ऐसे ही हमने कैलिफोर्नियम की बात की थी, आर्टिफिशियल वाला जो हमारा न्यूक्लियस था जो कि स्पॉन्टेनियसली ब्रेक करता है, उसके लिए ब्लू वाला कर्व। आप इन दोनों कर्व्स की शेप देख रहे हैं। CF 254 का आधा कितना होता है, 127 इस कर्व के, एक्चुअली ये ब्लू वाले कर्व के सेंटर पे अगेन, ये ब्लू कर्व जो है अगर मैं स्केच पेन से इसे ड्रॉ करूं, टू 254 वाला भी कई तरीके से ब्रेक हो सकता है, कई चैनल्स हैं ब्रेक होने की। वो कई बार दो बराबर टुकड़ों, कई बार नहीं, बहुत कम बार दो बराबर टुकड़ों में ब्रेक हो सकता है ये। लेकिन ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, अच्छा 127 के दो पीसेस बनेंगे, ये होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कौन सी है कि एक टुकड़े का जो मास नंबर हो लगभग इतने के करीब हो, और एक टुकड़े का मास नंबर कितने के करीब हो, इतने के करीब हो। ये नंबर्स क्या हैं, 140 और 110। जो मैंने कैलिफोर्नियम की जो आपको प्रोसेस दिखाई थी, उसके बहुत सारे चैनल्स में से कि मैंने केवल एक चैनल लिखा था 140 और 110 वाला, ये वो वाला चैनल है इसके डीके का जो सबसे ज़्यादा प्रॉबल है। तो इसी चीज़ को हम यील्ड कहते हैं। यील्ड का मतलब क्या है, आपने यूरेनियम का एक सैंपल लिया, ठीक है, उसके सारे न्यूक्लियस को फिज़न होने दिया। फिज़न के बाद आपको बहुत सारे न्यूक्लियस मिले, 117 वाले भी मिले, ये वाले भी मिले, ये वाले भी। सबसे ज़्यादा कौन से वाले मिलेंगे, जिस चैनल में सबसे ज़्यादा डीके होगा वही वाले तो सबसे ज़्यादा मिलेंगे। तो यील्ड, कौन सा वाला सबसे ज़्यादा उत्पाद हुआ, इसीलिए इस चीज़ को यील्ड कहा गया है। उस प्रोसेस के होने के बाद जो आपको फाइनल रिजल्ट मिल रहा है, जो आपको यील्ड मिल रही है, फिज़न का जो यील्ड है, ये यील्ड का ग्राफ है। ओके, तो किसी भी ये फिज़न के लिए इसे जनरल वो समझ लें, आपका किसी भी न्यूक्लियस का फिज़न हो रहा है वो दो न्यूक्लियस में ब्रेक होता है, पर ये मतलब नहीं है कि हमेशा वो उन्हीं दो न्यूक्लियस में ब्रेक होगा। ओके, पूरी एक रेंज ऑफ न्यूक्लियाई हो सकती है जिनमें वो ब्रेक हो सकता है, पर जो यील्ड कर्व होगा उसकी जनरल शेप कुछ इस प्रकार की होगी। ठीक है, लगभग दो बराबर हिस्सों में टूटने का चांस बहुत कम होता है। ज़्यादा चांस ये होता है कि एक वाले पीस का मास थोड़ा हायर हो, मतलब आधे से थोड़ा ज़्यादा, और एक का मास आधे से थोड़ा कम हो। ओके, दिस, तो ये जो कर्व है इसी को हम कहते हैं यील्ड कर्व। यील्ड कर्व क्या बता रहा है, मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फिशन फ्रेगमेंट्स। फिजन के बाद जो फ्रेगमेंट्स बने, जो टुकड़े बने, उनके मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है उसको डिनोट करता है, तो इसे हम यील्ड कर्व कहते हैं। ओके, दिस, जैसे 254 कैलिफोर्नियम के लिए जो मोस्ट लाइकली जो ब्रेकिंग है उसकी 140 और 110 वाली है रफली। अगेन ये नंबर्स बहुत एग्जैक्ट होने जरूरी है, ये 141 और ये 109 भी हो सकता है, बट ये मोस्ट लाइकली इसका ये होगा। और जब ये मोस्ट लाइकली वाली ब्रेकिंग इसकी होती है तो उस प्रोसेस में, नहीं, सारी प्रोसेस में जो हम एवरेज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालें वो 3.9। आप बोलेंगे न्यूक्लियर फिजन में या तो एक न्यूट्रॉन निकलेगा, या दो निकलेगा, या चार निकलेंगे, या पाँच निकलेंगे। 3.9 का मतलब क्या, इनमें से हर एक प्रोसेस में ब्रेक होने के अब कई तरीके हैं। अलग अलग चैनल से ब्रेक हो सकता है, किसी चैनल में केवल एक न्यूट्रॉन निकलता है, किसी में 4 निकलते हैं, किसी में 5, किसी में 3। अगर अब इन सारी चैनल्स के लिए अगर एवरेज निकालें तो CF 254 के लिए जो एवरेज नंबर है वो 3.9 न्यूट्रॉन्स पर फिजन। औसत तौर पर एक फिजन में 3.9 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। इसी के बजाय यूरेनियम 235 की बात करें, यूरेनियम 235 के लिए सबसे फेवरेबल चैनल जो है ब्रेक होने की, मतलब इसके जो यील्ड कर्व का पीक है, सबसे फेवरेबल होने का मतलब किसी भी सब्सटेंस का यील्ड कर्व आपको हमेशा ऐसा मिलेगा, ये दो बराबर हिस्से वाला पॉइंट ये। लेकिन ये वाली ब्रेकिंग होने का चांस कम होता है। ज़्यादा चांस ये होता है कि एक फ्रेगमेंट का मास हाफ मास से थोड़ा ज़्यादा हो और एक फ्रेगमेंट का मास हाफ मास से लगभग उतना ही कम हो। ठीक है, तो ये तो यील्ड कर्व का मैक्सिमम ये है। लेकिन इन अलग अलग चैनल्स में जो डीके के टाइम पे न्यूट्रॉन्स निकलते हैं उनका नंबर अलग अलग है। तो अगर एक औसत नंबर हम कैलकुलेट करें यूरेनियम 235 के लिए सारे डीके चैनल्स के ऊपर, तो वो नंबर निकलता है 2.5 न्यूट्रॉन्स पर फिजन। जैसे आप इस केवल एक चैनल को देखें तो
इस मेथड से जब भी ब्रेक करेगा तब तो 2 ही न्यूट्रॉन निकलेंगे। दूसरा चैनल है, उसमें ब्रेक होने का चांस माना 10%, वहाँ 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। लेकिन अगर आप एक साथ देख रहे हैं कि हाँ जितनी भी चैनल्स में डीके कर सकता है डीके करे, एवरेज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर आप कैलकुलेट करें तो वो बनता है यूरेनियम 235 के लिए 2.5 पर फिजन। ये नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। यूरेनियम 235 के फिजन में सारी चैनल्स के अक्रॉस अगर देखें तो एवरेज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो लिबरेट हो रहे हैं पर फिजन वो है 2.5। ओके दिस। अब यहीं से आप एक चीज़ समझ सकते हैं, औसत एक रिएक्शन में 2.5 न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं। यूरेनियम 235 का खुद फिजन कैसे हुआ था, ये ब्रेक कैसे हुआ था? बाहर से एक न्यूट्रॉन ने अगर इसे मिल गया था तो इसका फिजन हो गया था। तो अब इसके फिजन में सारी चैनल्स के अक्रॉस अगर औसत तौर पे 2.5 न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं तो ये न्यूट्रॉन्स भी तो, अब यूरेनियम का आपके पास अकेला न्यूक्लियस थोड़ी है, आपके पास यूरेनियम का पूरा सैंपल होगा, उसमें लाखों करोड़ों अरबों 10⁻23 के ऑर्डर के न्यूक्लियस हैं। एक न्यूक्लियस किसी कारण से आपका ब्रेक हुआ, उस न्यूक्लियस की ब्रेकिंग में उसके फिजन में लगभग कितने न्यूट्रॉन्स निकले? 2.5 का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, कभी 2 और कभी 3, तो एवरेज 2.5। आप इस तरह भी सोच सकते हैं उसे, ठीक है। तो अब अगर वो 2 न्यूट्रॉन्स भी निकले तो न्यूट्रॉन्स और अगल बगल यूरेनियम मौजूद है तो वो 2 न्यूट्रॉन्स जो निकले वो 2 फर्दर न्यूक्लियाई को डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं, उनका फिजन कर सकते हैं। इस प्रोसेस को मैंने लगभग यहाँ पे ऐसे दिखाने की कोशिश की है। एक यूरेनियम का न्यूक्लियस किसी तरह से इसका फिजन हो गया, ये 2.5 न्यूट्रॉन्स निकले। 2.5 मैंने कैसे दिखाया? 2 बड़े एरो, एक छोटा एरो। अब इनमें से छोटे वाले को चलो मैं भूल भी जाऊँ, ये 2 न्यूट्रॉन्स जो हैं ये 2 और यूरेनियम के न्यूक्लियस का फिजन कर सकते हैं। और हर एक स्टेप पे अगर इस तरह से 2 ही न्यूट्रॉन्स भी निकले, 2.5 ना भी निकले, 2 ही निकले ऑन एवरेज, तो और इनमें से हर एक स्टेप को होने में बहुत कम टाइम लगता है। एक फिजन का जो स्टेप है 10⁻⁸, 10⁻�10, 10⁻12 सेकंड में हो जाएगा। ये एक फिजन होने और उसके न्यूट्रॉन्स निकलने में बहुत कम टाइम लगता है, 10⁻7, 8, 9, 10 सेकंड के ऑर्डर का। तो बहुत छोटे समय अंतराल में आपके नंबर ऑफ फिजन्स बहुत लार्ज हो जाएंगे। माना आप केवल 2 सोचें, 2.5 के बजाय इसे 2 सोचें। पहले एक फिजन हुआ, 2 न्यूट्रॉन निकले, 2 फिजन हुए, 2 फिजन में आपके 4 न्यूट्रॉन निकलेंगे तो अगले स्टेज पे 4 फिजन होंगे, और 4 से फिर 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 एंड सो ऑन। और ये सब होने में बहुत कम समय लगेगा क्योंकि एक स्टेप होने में केवल 10⁻1 सेकंड, 8 सेकंड लग रहा है, से फॉर एग्जाम्पल। तो एक ही सेकंड के अंदर आपके पास 10⁻10, 10⁻20 इतने लार्ज नंबर ऑफ फिजन हो जाएंगे, और हर एक फिजन में लगभग 200 या 250 MeV एनर्जी निकल रही है। तो इमीडिएटली इतनी ज़्यादा एनर्जी क्रिएट होगी, जिसे इसी प्रोसेस को हम कहते हैं अनकंट्रोल्ड चेंज रिएक्शन, और यही आपका एटॉमिक बॉम्ब है। एटॉमिक बॉम्ब का जो मूल सिद्धांत है वो यही है। न्यूक्लियर रिएक्शन जो हो रही है, यूरेनियम का जो डिके हो रहा है, खुद उस प्रोसेस में न्यूट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं, तो ये न्यूट्रॉन्स और यूरेनियम का फिजन कर सकते हैं, फिर और न्यूट्रॉन्स निकलेंगे वो और यूरेनियम का फिजन करेंगे। तो लगातार ये प्रोसेस चलती रहेगी और बहुत छोटे स्पैन ऑफ टाइम में आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होगी, और वो टोटल एनर्जी अनकंटेंट रहेगी, तो आपका महाविस्फोट होगा एंड एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड। तो जो एटॉमिक बॉम्ब का प्रिंसिपल है वो इसी को हम कहते हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन क्या है? अनकंट्रोल्ड। ओके, यहाँ पे मैंने बाइंडिंग एनर्जी कर्व अगेन ड्रॉ कर रखा है उसी पर्पज से, ठीक है। बड़ा न्यूक्लियस अगर वो अलग अलग फ्रेगमेंट्स में भी, अलग अलग चैनल से भी डीके करता है, लेकिन हमेशा जो चैनल्स के आपके एंड प्रोडक्ट हैं वो इस मास के बजाय कहीं मिड में लाई कर रहे हैं। मिड में हो सकता है एग्जैक्टली यहाँ लाई कर रहे हूँ, दोनों के दोनों यहाँ हों, या एक यहाँ एक यहाँ, या एक यहाँ एक यहाँ। मास नंबर बराबर होने जरूरी नहीं है, बल्कि बराबर होने का चांस कम होता है। ज़्यादातर चांस ये होता है एक का मास आधे से थोड़ा ज़्यादा हो, एक का मास आधे से थोड़ा कम हो। लेकिन वो किसी भी चैनल में डिके करे, वो चाहे 2 बराबर साइज़ के न्यूक्लियस में ब्रेक करे, या एक इसमें और एक इसमें, या एक इसमें और एक इसमें, वो किसी भी तरह से डिके करे, आप देख सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व में ये पॉइंट नीचे ही लाई कर रहा है। तो इन हर प्रोसेस में लगभग आपको 1 MeV पर न्यूक्लियन के हिसाब से एनर्जी लिबरेट होती हुई दिखेगी। तो लगभग एक फिजन में 200 या 250 MeV एनर्जी आपको मिलनी है। तो अगर आप अनकंट्रोल्ड वे में रिएक्शन आपने चला दी या किसी तरह से चल गई तो आपका महाविस्फोट हो जाएगा, एंड दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन एन एटॉमिक बॉम्ब। तो इन प्रिंसिपल एटॉमिक बॉम्ब जो है उसका सिद्धांत ये है। ओके, लेकिन
फिजन रिएक्शन को आज की डेट में हम कंट्रोल करके यूज़ करते हैं। आज की डेट में क्या, अब तो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्टर में हम करते हैं। कंट्रोल के लिए बाकी न्यूक्लियर रिएक्टर के जो स्कीमेटिक डायग्राम और कैसे वर्क करता है वो अलग पार्ट है, पर बेसिकली कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए आपको 3 एस्पेक्ट्स की ज़रूरत होती है। फिजिक्स के हिसाब से देखें 3 एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको मैं कहूँगा आइंस्टीन का फेमस रिलेशन है E=mc²। तो पहला शब्द है इनरिचमेंट, दूसरा है मॉडरेशन और तीसरा है कंट्रोल। 3 मेजर क्वालिटीज़ आपको चाहिए अगर आप कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन करना चाह रहे हैं। पहली चीज़ है इनरिचमेंट। इनरिचमेंट का मतलब क्या होता है, हम यूरेनियम 235 के फ्यूल की बात करेंगे। वैसे तो न्यूक्लियर रिएक्टर में और फ्यूल्स भी यूज़ किए जाते हैं, पर मैं यूरेनियम 235 का एग्जांपल लूँगा। नेचुरली जो यूरेनियम हमें मिलता है, यूरेनियम के बहुत सारे आइसोटोप्स हैं, पर जो सबसे ज़्यादा कॉमन 2 आइसोटोप्स हैं, 0.7% होता है यूरेनियम 235 और बाकी 99.3% होता है यूरेनियम 238। बाकी जो यूरेनियम के आइसोटोप्स हैं वो तो ट्रेसेस में होते हैं, नाम मात्र के होते हैं, ओके, होते हैं लेकिन बहुत कम अमाउंट होती है। तो मेजर नेचुरली अगर आपको कहीं पे यूरेनियम का जिसे कहते हैं ना यूरेनियम की खदान से आप यूरेनियम निकाल के लाए, यूरेनियम ओर निकाल के लाए, तो उसमें जो रेशियो आपको मिलेगा लगभग ये मिलता है। अब यूरेनियम 235 जो फिजनेबल मटेरियल है, जिसका विखंडन न्यूक्लियर रिएक्टर में जिसको फ्यूल की तरह यूज़ किया जा सकता है, वो ये वाला यूरेनियम है 235, ओके। 238 डायरेक्टली यूजेबल नहीं होता है, तो ये वाला काम का है। तो अगर आपने नेचुरली यूरेनियम निकाला और सीधे अगर आप उसे न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल ईंधन की तरह इस्तेमाल करने लगे, ईंधन का मतलब आप समझ रहे होंगे, ईंधन का मतलब यहाँ पे हम कोल की तरह बर्न नहीं कर रहे हैं, जिस मटेरियल से एनर्जी निकल रही है वो हमारा फ्यूल है। तो यहाँ पे नेचुरल यूरेनियम जो है उसमें यूरेनियम 235 की मात्रा बहुत कम होती है। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम यूरेनियम की मात्रा से मतलब जो वाला यूरेनियम काम का है, जो फिजनेबल है, उसकी मात्रा को बढ़ाएं। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है इनरिचमेंट। यूरेनियम आप नेचुरली जो आपको यूरेनियम मिला उसको आप संवर्धित करके उसमें इस वाले की मात्रा को बढ़ाते हैं, और इस वाले की मात्रा को हम बहुत ज़्यादा नहीं 3 to 5% अगर बढ़ा दें तो ये वाला जो रेशियो होता है, मतलब सोचिए 5% यूरेनियम 235 है और 95% यूरेनियम 238 है, ये फ्यूल की तरह काम कर जाएगा। ये सीधे सीधे फ्यूल की तरह काम क्यों नहीं कर सकता है? आप यहाँ इस प्रोसेस को सोचिए, न्यूट्रॉन निकले, आपको लगातार एनर्जी अगर चाहिए, न्यूक्लियर रिएक्टर से आप ये चाहेंगे एनर्जी लगातार हमें आउटपुट मिलता रहे, तो लगातार एनर्जी कैसे मिलेगी? हर क्षण फिजन होता रहे। तो न्यूट्रॉन्स जो निकले उनको अगर यूरेनियम के न्यूक्लियस ही नहीं मिलेंगे तो फिजन की प्रोसेस तो बंद हो जाएगी। नेचुरली अकरिंग यूरेनियम में यूरेनियम का रेशो इतना कम होता है कि ये संभावना बहुत कम रहती है कि एक न्यूट्रॉन जो फिजन से निकला उसको अगला यूरेनियम का न्यूक्लियस फिर से मिल पाएगा फिजन के लिए। तो इस संभावना को बढ़ाने के लिए ही हम इनरिचमेंट की प्रोसेस करते हैं। तो इनरिचमेंट की प्रोसेस क्यों ज़रूरी है? ताकि जो रेशियो है यूरेनियम 235 का, जो फिजनेबल मटेरियल है, उसका रेशियो बढ़ाया जा सके, ओके। लेकिन यहाँ पे मैं इसे थोड़ा आगे भी क्लियर करूँगा। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के डिज़ाइन पे भी ये डिपेंड करता है। कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर तो ऐसे हैं जिनमें आपको इनरिच्ड फ्यूल की ही ज़रूरत पड़ेगी, मतलब यही वाला जो रेशियो है 5% ये वाला और 95% वो वाला, वही काम करेगा। तो मतलब उस वाले न्यूक्लियर रिएक्टर में आप सीधे सीधे जो फ्यूल निकाला ज़मीन से, अर्थ से, उसको सीधे सीधे आप उसमें फीड नहीं कर सकते हैं, आपको पहले उसे इनरिच करना पड़ेगा। लेकिन एक तरह का न्यूक्लियर रिएक्टर ऐसे भी होते हैं जहाँ आप बिना इनरिचमेंट के भी न्यूक्लियर फ्यूल को यूज़ कर सकते हैं, ओके, उसकी बात अभी करेंगे। बट मोर और लेस ये स्टेप जरूरी होता है, आपको इनरिचमेंट कुछ हद तक तो करना ही पड़ता है, ओके। दूसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स वाइज, अगेन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, मॉडरेशन। मॉडरेशन का मतलब जैसे हम सामान्य भाषा में बोले मॉडरेट, सामान्य, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। क्या अर्थ है इसका? न्यूक्लियर फिजन में जो एनर्जी निकलती है, हमने देखा लगभग 200 MeV के आसपास एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी वो जो 2 लाइटर न्यूक्लियाई हैं वो भी शेयर करते हैं, और जो न्यूट्रॉन्स निकले वो भी ले जाते हैं। इस प्रोसेस में जो न्यूट्रॉन्स की एनर्जी होती है बहुत हाई होती है, MeV के ऑर्डर की, 1 MeV 10 MeV और ज़्यादा भी हो सकती है, पर आप सोचिए 1 MeV के ऑर्डर की। अब हम चाह क्या रहे हैं? एक फिजन में ये बड़ा न्यूक्लियस है, इस पर न्यूट्रॉन ने स्ट्राइक किया, यहाँ से दो न्यूट्रॉन निकले, लेकिन ये न्यूट्रॉन बहुत हाई एनर्जी के हैं, 1 MeV या सोचिए 10 MeV। अब ये दूसरा यूरेनियम का न्यूक्लियस मौजूद है, लेकिन अगर इन न्यूट्रॉन्स की एनर्जी इतनी हाई होती है तो एक्चुअली ये इस न्यूक्लियस के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। रिएक्शन का मतलब मेरा मतलब फिजन, ये इसका फिजन नहीं करेंगे। आप इसे ऐसे सोच सकते हैं, ये इसको सीधे क्रॉस करके ट्रांसपेरेंट होते हुए इसको निकल जाते हैं।
यहाँ पे जो टेक्निकल शब्द आता है उसे हम कहते हैं रिएक्शन क्रॉस सेक्शन। जब न्यूट्रॉन्स की एनर्जी बहुत हाई होती है तो वो फिज़न के किसी काम के नहीं होते हैं, वो फिज़न नहीं कर पाते हैं, मतलब फिज़न वाली जो रिएक्शन है उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लेकिन अगर इन न्यूट्रॉन्स की एनर्जी कम हो, कि कैसी एनर्जी, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी से मतलब क्या है, आप जानते हैं टी टेम्परेचर पे जो एवरेज एनर्जी होती है पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ KT, या हाफ का फैक्टर भी आप छोड़ दें KT को हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। टी टेम्परेचर पे जो एनर्जी है वो KT के ऑर्डर की होती है। ओके, तो हमारे जो न्यूट्रॉन्स हैं इस हाई एनर्जी के होंगे तो तब तो ये अगले वाले यूरेनियम अगर मौजूद भी है उसका फिज़न नहीं कर पाएंगे। फिज़न के लिए ज़रूरी है कि इनकी एनर्जी कम हो, इस एनर्जी से काफ़ी कम होनी चाहिए इनकी एनर्जी, थर्मल एनर्जी के ऑर्डर की होनी चाहिए। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है मॉडरेशन। न्यूट्रॉन भी आपके पास हैं, यूरेनियम 235 भी है, लेकिन न्यूट्रॉन जिस एनर्जी पे है उस एनर्जी पे वो फिज़न नहीं कर सकता है, तो फिर आपको स्लो या उन्हें मॉडरेट करना पड़ेगा। मॉडरेट का मतलब यहाँ पे यही है, वो न्यूट्रॉन जो है उसको किसी तरह से फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को आपको स्लो करना पड़ेगा। ओके, स्लो कैसे करेंगे? स्लो करने के लिए हम कुछ मटेरियल यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं मॉडरेटर। मॉडरेटर वो मटेरियल है जो न्यूट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को कम कर देगा। स्लो करने का मतलब काइनेटिक एनर्जी कम कर देगा। तो काइनेटिक एनर्जी कम कैसे करेगा? काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन से टकरा के खुद ले लेगा, तो उसी मटेरियल को कहा जाता है मॉडरेटर। तो मॉडरेटर बेसिकली किस तरह से काम करेगा? यूरेनियम 235 जो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर होता है, जिन्हें हम फ्यूल रॉड्स कहते हैं, माना ये फ्यूल रॉड है, यूरेनियम 235 की रॉड है, इसके इर्द गिर्द आप मॉडरेटर रख देंगे। मॉडरेटर अभी हम देखेंगे, वाटर भी एक मॉडरेटर की तरह काम करता है। तो आप अपने न्यूक्लियर छड़ जो है, फ्यूल जो है, उसको वाटर से सराउंड कर दीजिए। तो होगा क्या, अगर न्यूट्रॉन आया वो वाटर से टकराते हुए आएगा, वो अपनी एनर्जी वाटर को धीरे धीरे देते हुए आएगा। तो वो इनिशियली उसकी एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा भी है तो वाटर से टकराने के कारण, वाटर के न्यूक्लियस से टकराने के कारण धीरे धीरे वो एनर्जी शेयर करता जाएगा और लास्ट में वो थर्मल एनर्जी पे पहुंच जाएगा। और जब वो थर्मल एनर्जी का न्यूट्रॉन होगा तो वो फिज़न कर सकता है। ओके, इस चीज़ को और क्लियर करते हैं हम। जो फ्यूल है, फ्यूल मतलब यूरेनियम की रॉड, उसको मॉडरेटर से सराउंड कर देते हैं। न्यूट्रॉन्स उस मॉडरेटर से कोलाइड करते हैं और एनर्जी लूज़ करते हैं। अब क्लासिकल मैकेनिक्स से आपको एक प्रिंसिपल पता होगा कि किसी कोलिजन में सबसे ज़्यादा एनर्जी तब लूज़ होती है किसी पार्टिकल की, जब जिस पार्टिकल से वो टकराता है उसका मास बराबर हो। आपने इस तरह का एक्सपेरिमेंट देखा होगा, या आप फिर से कहीं से वो कर सकते हैं। से आपके पास एक कंचा है या कोई बॉल है, फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है, ये रेस्ट पे, पीछे से आपकी दूसरी बॉल आई किसी वेलोसिटी से, दोनों का मास बराबर है। तो जब ये कोलिजन होता है, कोलिजन के बाद ये वाला पहली वाली बॉल रुक जाती है और दूसरी वाली उसी वेलोसिटी से आगे बढ़ने लगती है, जिसे हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी। टकराने पे वेलोसिटीज़ क्या हो जाती हैं? एक्सचेंज हो जाती हैं। तो आप सोचिए, अगर ये न्यूट्रॉन है, ये बहुत हाई वेलोसिटी से मूव होकर आ रहा है, मुझे इसे स्लो करना है। अगर ये दूसरा पार्टिकल ठीक इसके मास का हो, तब क्या होगा? ये न्यूट्रॉन तो जीरो वेलोसिटी पे आ जाएगा और वो पार्टिकल उस वेलोसिटी को लेकर चला जाएगा। और अगर इनके मास में थोड़ा अंतर हो, तो एग्जैक्ट मास बराबर हो, तब तो वेलोसिटी एग्जैक्टली एक्सचेंज होती हैं। पर अगर मास में थोड़ा सी अंतर है तो होगा क्या? इस वेलोसिटी में से ज़्यादातर काइनेटिक एनर्जी ये वाला ले जाएगा और न्यूट्रॉन हमारा क्या हो जाएगा? बहुत स्लो हो जाएगा। स्लो करने के तो कई तरीके हो सकते हैं, एनर्जी शेयर करने के तो कई तरीके हो सकते हैं। आप न्यूट्रॉन को बहुत बड़े पार्टिकल से भी टकरा सकते हैं, पर उस प्रोसेस में जो एनर्जी की शेयरिंग है, ज़्यादातर एनर्जी न्यूट्रॉन अपने पास ही रखता है। पर अगर न्यूट्रॉन किसी ऐसे पार्टिकल से टकराए जिसका मास न्यूट्रॉन के बहुत क्लोज है, तो न्यूट्रॉन अपनी ज़्यादातर एनर्जी उसे ट्रांसफ़र कर देगा, उसे दे देगा, और तब न्यूट्रॉन पे क्या हो जाएगी? बहुत कम एनर्जी। यही तो हम चाहते हैं, न्यूट्रॉन एमईवी एनर्जी ना रखे, थर्मल एनर्जी बहुत कम एनर्जी रखे। तो यहीं से क्लियर होता है, अच्छा, मोस्ट इफेक्टिव एनर्जी ट्रांसफ़र तब होता है जब टकराने वाले पार्टिकल्स का मास इक्वल होता है। न्यूट्रॉन के बराबर मास किसका होता है? प्रोटॉन्स का। प्रोटॉन कहाँ मिलेंगे? हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस प्रोटॉन ही तो होता है। हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन के साथ वो इंटरेक्ट नहीं करेगा न्यूट्रॉन, केवल उसके अंदर जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है। तो हाइड्रोजन एटम को आप इस समय एटम ना सोच के उसका केवल प्रोटॉन सोचिए। अच्छा, तो हाइड्रोजन एटम चाहिए, हाइड्रोजन कहाँ से मिलेगी? केवल हाइड्रोजन रखने की ज़रूरत क्या है? आप पानी रख दीजिए, ऑर्डिनरी वाटर, H2O। H2O में आपके पास हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ऑक्सीजन वगैरह भी है, लेकिन वो नहीं है इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। हाइड्रोजन का न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन। तो पानी के अंदर अगर हमने अपनी छड़ रखी हुई है, न्यूक्लियर रिएक्टर जो हमारा है, वहाँ पानी भरा हुआ है अंदर फ्यूल रॉड्स के अगल बगल, तो न्यूट्रॉन्स जो आ रहे हैं लिबरेट होके, वो उस पानी में जो प्रोटॉन्स हैं उनसे टकरा रहे हैं। प्रोटॉन से टकरा के इमीडिएटली वो एनर्जी लूज़ करेंगे,
और इमीडिएटली एनर्जी लूज़ करेंगे तो थर्मल बन जाएंगे, और जैसे ही वो थर्मल न्यूट्रॉन्स बने वो फिजन के योग्य हो चुके हैं। पहले वो अयोग्य थे, इस हाई एनर्जी पे अयोग्य हैं, योग्य बन जाएंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आती है, और ऑर्डिनरी वाटर के साथ ये किया जा सकता है, करते भी हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, पर यहाँ एक समस्या, दूसरी समस्या आती है। ऑर्डिनरी वाटर जो है, खासकर वो जो जिसे हम उसका प्रोटॉन कह रहे हैं, पूरे वाटर की बात ना करें, हाइड्रोजन का एटम, उसमें भी हाइड्रोजन का न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स जो आ रहे हैं उनको एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। हम तो ये चाह रहे थे न्यूट्रॉन आए, प्रोटॉन से टकराए और प्रोटॉन को एनर्जी दे और कम एनर्जी का हो जाए, लेकिन कभी कभी ये जो प्रोटॉन है ये और ये न्यूट्रॉन एक साथ मिलके ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस बन जाते हैं। हाइड्रोजन का जो हैवियर आइसोटोप होता है ड्यूटेरियम, प्रोटॉन जो है 1H1 वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके ड्यूटेरियम बन जाता है। तो हम तो न्यूट्रॉन को केवल स्लो करना चाह रहे हैं, ख़त्म थोड़ी करना चाह रहे हैं। देखो ये प्रोसेस, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। आपने वाटर लिया, वाटर में मैं केवल प्रोटॉन दिखा रहा हूँ, ये न्यूट्रॉन आया, हम तो केवल ये चाह रहे थे न्यूट्रॉन इस प्रोटॉन से टकराए, प्रोटॉन काइनेटिक एनर्जी लेके चला जाए और न्यूट्रॉन के पास लगभग नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी रह जाए, बहुत कम काइनेटिक एनर्जी रह जाए। लेकिन होता क्या है, न्यूट्रॉन इस प्रोटॉन को एब्जॉर्ब करके एनपी सिस्टम मतलब ड्यूटेरियम भी बनाने लगता है, तो आपके न्यूट्रॉन्स का तो नुकसान हो रहा है। तो ऑर्डिनरी वाटर इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये रहता, ये एनर्जी को एकदम से कम कर देता, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है, ये इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर ड्यूटेरियम बनाते हैं, उसके अलावा गामा रेज भी निकलेंगी, पर ड्यूटेरियम, और ड्यूटेरियम बन रहा है तो धीरे धीरे आपका हैवी वाटर जो ऑर्डिनरी वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, हैवी वाटर। तो फिर नेक्स्ट बेस्ट चॉइस क्या है, इस क्राइटेरिया को ध्यान में रखो। न्यूट्रॉन की एनर्जी शेयर अगर करनी है, उसकी एनर्जी को कम करना है, तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी बांटनी है। एनर्जी शेयरिंग के लिए सबसे अच्छा ये रहता है, जिस पार्टिकल से वो टकरा रहा है उसका मास न्यूट्रॉन के मास के जितना करीब होगा उतना अच्छा एनर्जी शेयरिंग होगी। न्यूट्रॉन के सबसे करीब प्रोटॉन का मास, लेकिन प्रोटॉन के साथ समस्या आ गई। तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, प्रोटॉन, हाइड्रोजन न्यूक्लियस से अगला न्यूक्लियस कौन सा होता है, ड्यूटेरियम का ही होता है सीधे। न्यूट्रॉन से लगभग दुगना मास होगा, एनर्जी एक्सचेंज उतना अच्छा नहीं होगा पर फिर भी बहुत अच्छा होगा। मतलब न्यूट्रॉन के साथ सबसे अच्छा एनर्जी एक्सचेंज तो प्रोटॉन का होता, पर प्रोटॉन के साथ समस्या आ रही है, इसके साथ ये मिलकर रिएक्शन करके न्यूट्रॉन को ही खत्म करने लगता है। तो नेक्स्ट प्रोटॉन से नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी आपके पास अगला न्यूक्लियस जो है वो 1H2 का ही न्यूक्लियस है। 1H2 मतलब एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस लो, उसके साथ न्यूट्रॉन को टकराओ। इस समय एनर्जी शेयरिंग उतनी अच्छी नहीं होगी, तो कोई समस्या नहीं है। आपके पास जो सैंपल रखा हुआ है उसमें ड्यूटेरियम के बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, पहली बार टकराएगा, अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा इसे दे देगा, अभी भी इसके पास ज़्यादा एनर्जी है, अगली बार दूसरे न्यूक्लियस से टकराएगा, कुछ एनर्जी उसे देगा, फिर तीसरे से टकराएगा, फिर चौथे से, तो कुछ नंबर ऑफ कोलिजन्स के बाद एनर्जी कम हो जाएगी। एक कोलिजन में कम नहीं होगी, पर लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन में तो एनर्जी कम हो जाएगी। और ड्यूटेरियम जो है वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं करता है। सिंपल जो हाइड्रोजन है, ये सिंपल हाइड्रोजन है, ये न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करता है तो न्यूट्रॉन ख़त्म होने लगते हैं। न्यूट्रॉन को बचाने का तरीका ये है, सिंपल हाइड्रोजन के बजाय इस्तेमाल करो ड्यूटेरियम। और ड्यूटेरियम कैसे इस्तेमाल करेंगे, ड्यूटेरियम भी वैसे ही इस्तेमाल करेंगे, ऑर्डिनरी वाटर के बजाय आप हैवी वाटर लोगे, हैवी वाटर जिसे हम लिखते हैं D2O। D2O मतलब ये जो हाइड्रोजन की जगह उसका आइसोटोप है। तो अगर हम मॉडरेटर की जगह ऑर्डिनरी वाटर की जगह है, जिसे हैवी वाटर कहा जाता है, D2O को हम हैवी वाटर कहते हैं, अगर आप D2O को इस्तेमाल करें मॉडरेटर की तरह तो वो बहुत बहुत अच्छा काम करेगा। कुछ नंबर ऑफ कोलिजन के बाद एनर्जी थर्मल एनर्जी पे आ जाएगी न्यूट्रॉन की, और हैवी वाटर का नो न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन होता है, ये न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी इसकी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, टेक्निकली मैं इसे ऐसे कहूँगा, इसका न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन का क्रॉस सेक्शन ऑलमोस्ट जीरो होता है, न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने की इसकी टेंडेंसी होती ही नहीं है। तो ऑर्डिनरी वाटर वाले रिएक्टर में इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, यहाँ इस चीज़ का ध्यान नहीं रखना पड़ता है। ओके, नो न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे फिर ये वाला कंसेप्ट भी आता है। देखो आप सोचिए, आपके पास दो रिएक्टर हैं, एक ऑर्डिनरी वाला और एक हैवी वाटर वाला। मॉडरेशन का काम तो दोनों ही कर रहे हैं, पर ऑर्डिनरी वाटर एक और प्रोसेस कर रहा है। ऑर्डिनरी वाटर वाला रिएक्टर क्या कर रहा है, ये न्यूट्रॉन्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब भी कर रहा है। अब न्यूट्रॉन्स अगर आपके एब्जॉर्ब हो गए, अगली फिजन रिएक्शन होगी कैसे, फिजन रिएक्शन तभी तो हो पाएगी जब न्यूट्रॉन्स अवेलेबल होंगे। अब न्यूट्रॉन का नंबर अगर कम है और अगर फ्यूल भी आपका बहुत कम है, फ्यूल कम होने का मतलब इनरिच्ड फ्यूल नहीं है, ऑर्डिनरी वाटर के वाला रिएक्टर है, ऑर्डिनरी वाटर ने कुछ न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लिया, न्यूट्रॉन्स का नंबर वैसे ही कम हो चुका है, और फ्यूल भी अगर आप ये वाला इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि इनरिच्ड नहीं है,
तो वो वाला न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं चल पाएगा। न्यूट्रॉन्स का नंबर भी कम है और जिस यूरेनियम का फिजन होना है उसका नंबर भी कम है। ओके, लेकिन अगर आप हैवी वाटर रिएक्टर में जाएं, हैवी वाटर रिएक्टर मतलब जिसमें मॉडरेटर की जगह हम हैवी वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हैवी वाटर न्यूट्रॉन्स को स्लो तो कर देता है पर उनके नंबर पे फ़र्क नहीं डालता है, जितने न्यूट्रॉन्स हैं उतने ही अवेलेबल रहेंगे। तो इस वाले हैवी वाटर रिएक्टर में हम सीधे सीधे इस वाले फ्यूल को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन्स का नंबर सफिशेंटली हाई है, यूरेनियम का की मात्रा कम भी होगी तभी भी वो लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनसे स्ट्राइक करके इनका फिजन कॉज कर देंगे। सो इसीलिए ये अलग अलग टाइप के जो रिएक्टर्स हैं, अगेन ये बहुत ज़्यादा क्वालिटेटिव है, इतना सिंपल नहीं है जो रिएक्टर फिजिक्स है, दैट इज़ नॉट दिस ईजी, बट जस्ट ए क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग। मॉडरेटर की तरह ऑर्डिनरी वाटर भी काम कर सकता है और हैवी वाटर भी। लेकिन हैवी वाटर रिएक्टर का एक जो एडवांटेज है, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन्स का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो इसमें अगर हम नॉन इनरिच्ड फ्यूल भी यूज़ करें, सीधे सीधे जो अर्थ से हमें यूरेनियम मिला उसी को अगर फ्यूल की तरह यूज़ कर लें तो भी ये वाला रिएक्टर सस्टेन कर सकता है, ये वाला रिएक्टर वर्क कर सकता है। जबकि क्योंकि ऑर्डिनरी वाटर वाला जो मॉडरेटर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस वाले रिएक्टर में क्योंकि न्यूट्रॉन्स का एब्जॉर्प्शन होता है, वहाँ ये तो फ्यूल की तरह काम करेगा ही नहीं, वहाँ तो आपको इनरिच्ड फ्यूल इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ओके, सो दीज आर सर्टेन थिंग्स। तो अब हमारे दो एस्पेक्ट कवर हो गए, इनरिचमेंट, मॉडरेशन, और तीसरा अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है विच इज़ कॉल्ड कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर में हम ये चाह रहे हैं, हम अनकंट्रोल्ड रिएक्शन नहीं चाह रहे हैं। अनकंट्रोल्ड रिएक्शन तो एटॉमिक बॉम्ब हो गई। हम एनर्जी कंट्रोल्ड वे में हार्नेस करना चाह रहे हैं, तो हम एनर्जी को स्टेडी रेट पे जनरेट करना चाहेंगे। हम ऐसे थोड़ी चाह रहे हैं कि अभी एक फिजन हो, थोड़ा एनर्जी मिले, और अगले क्षण 4 फिजन हो, ज़्यादा एनर्जी, और थोड़ी देर बाद पूरा विस्फोट हो जाए। हम चाह रहे हैं लगातार एक रेट से हमें एनर्जी मिलती रहे। तो एक रेट से एनर्जी मिलने का मतलब लगभग हर क्षण उतने ही फिजन होते रहें। इस क्षण अगर माना 10 पावर 10 फिजन हुए इस सेकंड में, तो अगले सेकंड भी हम चाहेंगे 10 पावर 10 ही फिजन हो। हर सेकंड लगभग उतने ही नंबर ऑफ फिजन्स होते रहें। तो इसका मतलब एक फिजन से जो एक न्यूट्रॉन निकला, एक फिजन से हमें 2.5 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं ऑन एवरेज। ये नंबर ध्यान कीजिए, अब इस नंबर की इंपॉर्टेंस आ रही है। सारी चैनल्स के अक्रॉस यूरेनियम के फिजन में लगभग 2.5 न्यूट्रॉन्स पर फिजन निकलते हैं। लेकिन हम स्टडी एनर्जी के लिए हम ये चाहेंगे इनमें से केवल एक न्यूट्रॉन अगली स्टेज का फिजन कॉज कर सके, बाकी नहीं। इसको आप जरा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, पहले इस चीज़ को पढ़ लें। एवरेज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम वन फिजन दैट आर एबल टू कॉज नेक्स्ट फिजन मस्ट बी 1 एग्जैक्टली। आपके पास वो 2.5 निकले ऑन एवरेज न्यूट्रॉन्स, पर उसमें से 1.5 न्यूट्रॉन्स आप चाहेंगे ये रिएक्शन में आप पार्टिसिपेट ना करें, केवल एक न्यूट्रॉन जो है ऑन एवरेज वो अगली स्टेज का फिजन करे। क्यों? निकले 2.5, उसमें से केवल एक ने अगली स्टेज का फिजन किया, फिर उससे फिर से 2.5 न्यूट्रॉन्स निकले, उसमें से एक अगली स्टेज का फिजन करेगा और बाकी 1.5 से आप कुछ काम नहीं लेंगे। तो हर स्टेज पे आपके जो नंबर ऑफ फिजन हुए हैं वो क्या रहेंगे? बराबर। इस चीज़ को आप थोड़ा बेटर यहाँ पे समझिए, ये वन का रोल कितना इंपॉर्टेंट क्यों है। आप पहले केवल नंबर्स को देखिए। 1.1 से बहुत ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा ही ज़्यादा है, नॉर्मल लाइफ के सेंस में 10% ज़्यादा है केवल। लेकिन 1.1 को अगर पावर 1000 कर दें तो ये बनता है 10 पावर 41। क्या मतलब है? मैं इस चीज़ को यहाँ पे आपको ऐसे समझाता हूँ। माना ये एक न्यूक्लियस है, इससे न्यूट्रॉन्स जितने भी निकले, पर इनमें से हमने केवल एक न्यूट्रॉन को अगली स्टेज का फिजन करने दिया। माना 2.5 न्यूट्रॉन्स निकले, पर 1.5 न्यूट्रॉन्स को किसी तरह से हमने ख़त्म कर दिया, केवल एक न्यूट्रॉन। तो इससे अगली स्टेज पे भी कितना फिजन हुआ? केवल एक। फिर इससे फिर 2.5 न्यूट्रॉन्स निकले, लेकिन उनमें से 1.5 को हमने किसी तरह से रोक दिया, केवल एक न्यूट्रॉन ने अगली स्टेज का फिजन किया, और फिर इससे केवल एक ने, फिर इससे केवल एक ने, फिर मतलब 1 1 1 1। हर क्षण केवल कितने न्यूट्रॉन्स का फिजन हो रहा है? कितने यूरेनियम का फिजन हो रहा है? 1 1 1। माना ऐसे कुल 10 पावर 10 प्रोसेस हो रही थी, तो अगली स्टेज पे भी कितने रहेंगे? 10 पावर 10। एक से केवल एक न्यूट्रॉन को आप इनेबल कर रहे हैं कि वो फिजन कर सके, 2.5 में से केवल एक न्यूट्रॉन को इनेबल कर रहे हैं कि वो फिजन कर सके। लेकिन अगर ये नंबर एक के बजाय केवल 1.1 भी होता, ऑन एवरेज अगर एक फिजन जो हुआ उससे अगली स्टेज के लिए अगर आपके पास 1.1 न्यूट्रॉन्स अवेलेबल होते, तो 1000 स्टेज के बाद जो आपके नंबर ऑफ फिजन हो गए होते ना, वो 1.1 टू द पावर 1000 होते। और 1.1 आप सोचेंगे अरे ये तो 1 से थोड़ा ही तो ऊपर है, पर 1.1 टू द पावर 1000 होता है लगभग 10 पावर 41। इस स्टेज पे अगर आपका एक फिजन हो रहा है और यहाँ पे अगर आपने न्यूट्रॉन्स का नंबर कंट्रोल नहीं किया कि हाँ अगली स्टेज का फिजन केवल एक न्यूट्रॉन कर सके, ज़्यादा नहीं, अगर वो नंबर इतना भी ज़्यादा हो गया, एक के बजाय 1.1,
तो केवल 1000 स्टेप्स बाद, 1000 स्टेप मतलब 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, केवल 1000 स्टेप बाद जो नंबर ऑफ फिजन होने होंगे ना वो 10 पावर 41 होंगे, एक के बजाय 10 पावर 41। अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो चुकी है ये 1000 स्टेप्स होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने आपको पहले ही कहा इनमें से एक एक स्टेप होने में केवल 10 पावर -8, 10 पावर -10 सेकंड, बहुत कम समय लगता है। तो 1 सेकंड से कम में आपके पास सिस्टम में इतनी लार्ज एनर्जी लिबरेट हो जाएगी कि आपका सिस्टम ही डैमेज हो जाएगा, आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में विस्फोट हो जाएगा। अगर ये नंबर 1 से इतना भी ज़्यादा हुआ, इसे इतना ज़्यादा नहीं रखना चाहते हैं आप, और भी कम रखें इसे। मैंने यहाँ पे कुछ और नंबर्स भी लिखे हैं, 1.01 की पावर 1000 करें तो ये भी 20,000 होता है लगभग। अगर एवरेज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो अगली स्टेज पे फिजन कर पा रहे हैं अगर वो केवल 1.01 भी होगा तो 1000 स्टेप के बाद एक फिजन से अब आपको 20,000 फिजन होते हुए दिख रहे होंगे। केवल कितनी 1000 स्टेप में, 1000 स्टेप मतलब 1 सेकंड से भी कम का टाइम, बहुत छोटा टाइम इंटरवल में एक से नंबर ऑफ इमीडिएटली कितने फिजन हो रहे होंगे, 20,000। एक नंबर मैंने और लिखा है यहाँ पे, एक के आगे डेसिमल के बाद 6 जीरो हैं और फिर 1 है, बहुत छोटा नंबर, 1 से के बहुत करीब है। लेकिन इस प्रोसेस को मैंने अगर 10 पावर 9 स्टेप्स चलाऊँ, 10 पावर 9 स्टेप्स चलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक एक स्टेप को होने में 10 पावर -8 या 10 पावर -9 सेकंड लग रहा है, मतलब 1 सेकंड की बात हो रही है। अगर मेरे न्यूट्रॉन्स का नंबर जो है जो अगली स्टेज पे फिजन कर सकते हैं 1 से केवल इतना डिफरेंट भी होगा, 1.0000001, फिर भी 1 सेकंड में ये नंबर 10 पावर 43 बनता है। आप देख रहे हैं ये स्थिति विस्फोटक बन रही है। आप नॉर्मली सोचते हैं 1, अच्छा हाँ 1 के साथ क्या एडवांटेज है, 1 को आप कोई भी पावर रेज कर दो, 1 को चाहे 1000 रेज करो, चाहे 10,000 रेज करो, चाहे 10 पावर 10, चाहे 10 पावर 100, ये 1 ही रहेगा। अगर एक स्टेज पे एक न्यूट्रॉन ही अगली स्टेज के लिए अवेलेबल है फिजन के लिए, तो हर स्टेज पे आपके पास एक ही फिजन होगा, एक ही फिजन होगा, एक ही होगा, एक ही होगा। ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो आपके फिजन हो रहा है ना वो रेट बढ़ रहा है ना घट रहा है। अगर ये नंबर 1 से थोड़ा भी ज़्यादा रहा, इतना ज़्यादा या केवल इतना भी ज़्यादा रहा, तो देर सवेर स्थिति ने विस्फोटक हो ही जाना है। और ये देर सवेर का मतलब ऐसा नहीं है 1 घंटे या 1 दिन या 2 दिन या 4 दिन में, बहुत छोटे समय अंतराल के बाद स्थिति विस्फोटक हो जाएगी। और अगर ये नंबर 1 से थोड़ा कम रहा, 1 से थोड़ा कम नंबर, एक मैंने 0.99 लिया है, 0.99 को अगर मैं पावर 1000 करूं, मतलब 1000 स्टेप्स तक हमने क्या किया, अब एक फिजन से जो न्यूट्रॉन निकला हम उसमें से केवल 0.99 न्यूट्रॉन्स को परमिट कर रहे हैं कि आप अगली स्टेज का फिजन कर सको। 0.99 का मतलब आप समझ रहे हैं, 100 में से केवल 99 को, 0.99 का मतलब ये है। अगर हम एक से थोड़ा कम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऑन एवरेज अगली स्टेज का फिजन करने दे रहे हैं तो केवल 10 पावर 4 स्टेप्स बाद ये 10 पावर -5 आपकी रिएक्शन अब डाई डाउन कर रही है। यहाँ रिएक्शन एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, यहाँ रिएक्शन एक्सपोनेंशियली फॉल कर रही है। ये दोनों कंडीशंस परमिटेड नहीं है। यहाँ आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में विस्फोट हो जाएगा, यहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर बंद हो जा रहा है। आपको स्टेडी स्टेट से एनर्जी चाहिए, तो स्टेडी स्टेट के लिए बिल्कुल अनिवार्य है कि एवरेज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट आर एबल टू कॉज नेक्स्ट फिजन 1, एग्जैक्टली वो आपके ऑन एवरेज अगर 2.5 न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं उनमें से 1.5 को आपको रोकना पड़ेगा, एग्जैक्टली 1 न्यूट्रॉन को ही परमिट करना पड़ेगा किसी तरीके से कि वो अगली स्टेज का फिजन कर सके। ओके, अब इसे कैसे करते हैं, ये जो मैथमेटिक्स मैंने यहाँ पे की, मैंने इसको बहुत सिंपली यहाँ पे दिखाया है। 1 + एप्सिलॉन, एप्सिलॉन आप कितना भी छोटा नंबर ले लें, पॉजिटिव बहुत छोटा, लेकिन उसे लार्ज पावर पे रेज करें, एन को लार्ज रखें तो ये नंबर इन्फिनिटी बनेगा ही बनेगा। और 1 - एप्सिलॉन, एप्सिलॉन 1 से थोड़ा सी छोटा लेकिन लार्ज नंबर ऑफ पावर पे रेज करें, लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स तक जाएं, ये 0 बन जाएगा। ये विस्फोटक स्थिति है, ये रिएक्टर के बंद होने की स्थिति। लेकिन अगर 1 पावर n आप करें, n कितना भी ले लें वो 1 ही रहेगा। तो अगर आपको कांस्टेंट रेट से एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो आपको ये नंबर 1 पे रखना पड़ेगा। अब इसको करते कैसे हैं, अब सवाल ये है, लेकिन बोल तो दिया कि 2.5 न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं ऑन एवरेज में और उसमें से हम 1.5 न्यूट्रॉन्स को ऑन एवरेज रोक देंगे, केवल 1 न्यूट्रॉन को परमिशन देंगे भाई आप अगली स्टेज का फिजन करो। कैसे करेंगे, यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं कैडमियम या बोरॉन। कैडमियम या बोरॉन की रॉड्स न्यूक्लियर रिएक्टर में लगाई जाती हैं। कैडमियम और बोरॉन की ये प्रॉपर्टी है, खासकर कैडमियम की, ये न्यूट्रॉन्स को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। अगेन टेक्निकली अगर मैं कहूँ, इसका न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा होता है।
न्यूट्रॉन्स को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, तो लगभग क्वालिटेटिव पिक्चर कुछ ऐसी है। ये अगेन क्वालिटेटिव पिक्चर है। ये माना जो ब्लू है ये आपका फ्यूल है, यूरेनियम की फ्यूल रॉड्स हैं रिएक्टर के अंदर। ये जो काले से मैंने जोड़ रखी हैं ये कैडमियम की रॉड्स हैं। अब ये कैडमियम की रॉड्स को हम की हाइट को इस रिएक्टर के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। किस डेप्थ तक ये कैडमियम की रॉड्स, माना मेरी अंगुलियां कैडमियम की रॉड्स हैं, इस डेप्थ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। डेप्थ को कंट्रोल करने का मतलब न्यूट्रॉन्स यहाँ हैं, न्यूट्रॉन्स यहाँ मूव करके इन छड़ों की तरफ आ रहे हैं रिएक्शन करने के लिए। अगर ये छड़ बहुत डीप हैं तो न्यूट्रॉन्स इनसे ज़्यादा टकराएंगे तो एब्जॉर्ब भी ज़्यादा होंगे। ये न्यूट्रॉन्स को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकता है, तो न्यूट्रॉन टकराया तो एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर ये छड़ मैंने इस फ्यूल के अंदर पार्शियली डिप कर रखी है, आधे तक ही डिप कर रखी है, तो क्या होगा, कुछ हद तक तो न्यूट्रॉन्स इनसे टकराएंगे, पर कुछ न्यूट्रॉन्स इनसे बिना टकराए फ्यूल तक पहुंच जाएंगे। ये अगेन क्वालिटेटिव ही है, बट होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड। कैडमियम रॉड्स की डेप्थ को कंट्रोल करके हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कितने न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करना है। तो अब वो नंबर जो हम चाह रहे थे 2.5 में से हम केवल 1 न्यूट्रॉन चाह रहे हैं। ऑन एवरेज एक फिजन से केवल 1 न्यूट्रॉन अगली स्टेज के लिए अवेलेबल होना चाहिए, बाकी 1.5 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें क्या करने हैं, एब्जॉर्ब। तो वो कैसे करते हैं हम, कैडमियम या बोरॉन की जो कंट्रोल रॉड्स, इनको हम कंट्रोल रॉड्स कहते हैं, और इसीलिए इस स्टेप का नाम था कंट्रोल, इस प्रोसेस का नाम था कंट्रोल। आपको न्यूक्लियर रिएक्टर में ये बहुत ज़रूरी है, कंट्रोल वाला जो आपका आर्गूमेंट है ये बहुत ज़रूरी है। ओके, लार्ज न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन होता है कैडमियम या बोरॉन का, तो देयरफॉर दे कैन रिमूव द एक्सेस न्यूट्रॉन्स एट ईच स्टेज। लेकिन अगेन ये न्यूट्रॉन की छड़ें आप इस तरह से मैकेनिकली अगर सोच रहे हैं कि अच्छा हाँ ये बोरॉन की छड़ें हैं, अगर रेट बढ़ने लगेगा तो मैं छड़ों को ज़्यादा नीचे कर दूंगा। ज़्यादा नीचे करने का मतलब न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ा देंगे। और अगर हमारा रिएक्टर धीरे धीरे स्लो हो रहा है मतलब रिएक्शन का रेट उसमें कम होने लग रहा है, तो हम रॉड्स को बाहर निकाल देंगे तो रिएक्शन फिर से फास्ट होने लग जाएगी। पर ये प्रोसेस आप यहाँ देखिए, एक फिजन होने में 10⁻⁸ 10⁻10 सेकंड लगता है। 1 सेकंड के अंदर ये प्रोसेस 10 टाइम्स हो जाती है। मैकेनिकली आप ये नहीं सोच सकते हैं कि हम मैकेनिकल किसी प्रोसेस से इन रॉड्स को कंट्रोल करेंगे। हम देखेंगे अच्छा रिएक्टर में अभी एनर्जी का आउटपुट थोड़ा कम होने लग गया तो रॉड्स को बाहर निकाल दिया, और एनर्जी का आउटपुट ज़्यादा होने लग गया तो रॉड्स को अंदर कर दिया। अगर कहीं पे कभी फ्लक्चुएशन हो गया, माना रेट अगर बढ़ने लगा, तो वो 1 सेकंड के अंदर ही इतना बढ़ जाएगा, फिर कंट्रोल में नहीं आएगा। तो मतलब कोई भी ये जो सेटिंग है ये इतनी प्रिसाइज होनी ज़रूरी है। इसको आप ये सेटिंग मतलब ये नंबर 1 पे रखना ज़रूरी है। बोरॉन की रॉड्स की डेप्थ ऐसे एडजस्ट होनी रहनी चाहिए लगातार कि ये जो एवरेज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो 1 पे स्थिर रहे। तो कोई भी मैकेनिकल प्रोसेस इतना फास्ट ऑपरेट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे हमारी जो मदद करता है अगेन एक फिनोमिना है, ये ऑटोमेटिकली एक फीचर है, लेकिन ये हमारी मदद करता है। हम ये चाह रहे हैं ऑन एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं, हम उसमें से केवल 1 न्यूट्रॉन को अगली स्टेज के लिए चाहते हैं और 1.5 न्यूट्रॉन्स को हम एब्जॉर्ब करना चाहते हैं। ओके, कोई भी मैकेनिकल सिस्टम इतनी फास्ट ऑपरेट नहीं कर सकता है। फास्ट मतलब ये नंबर्स रैंडमली फ्लक्चुएट होंगे, तो आप कैडमियम रॉड्स की लेंथ को लगातार घटा बढ़ा के इस तरह से तो ये काम नहीं कर सकते हैं। पर यहाँ पे जो हमारी मदद करता है वो ये आइडिया है, आइडिया नहीं ये एक्चुअली फिनोमिना है। न्यूट्रॉन्स जो इमिट होते हैं फिजन में, हम कह रहे हैं 2.5 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, लेकिन ये न्यूट्रॉन्स एक्चुअली 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं प्रॉम्प्ट और एक होते हैं डिलेड। प्रॉम्प्ट शब्द का मतलब है त्वरित एकदम, और डिलेड मतलब रुक के। क्या आइडिया है, लगभग 99% जो प्रोटॉन्स निकलते हैं, न्यूट्रॉन्स सॉरी, दे आर इमिटेड इमीडिएटली। जैसे ही फिजन हुआ, एक यूरेनियम का फिजन हुआ, 2 लाइटर न्यूक्लियाई बने, न्यूट्रॉन्स बने, जितने वो न्यूट्रॉन्स हैं लगभग 99% न्यूट्रॉन्स इमीडिएटली लिबरेट हो जाते हैं, वो हैं प्रॉम्प्ट एकदम से। लेकिन 1% जो न्यूट्रॉन्स का इमिशन होता है ये थोड़ा लेट होता है। ये न्यूट्रॉन्स एक्चुअली कहाँ से आते हैं, जो फिजन में जो आपके न्यूक्लियस बनते हैं, लाइटर न्यूक्लियस, वो खुद रेडियो एक्टिव होते हैं। ये जो न्यूक्लियस हैं या किसी और चैनल में, मैं सारी की सारी चैनल्स तो हमने लिखी भी नहीं है, ये न्यूक्लियस इनमें ब्रेक हुआ, ये या किसी और न्यूक्लियस में, ये न्यूक्लियस अपने आप रेडियो एक्टिव होते हैं। तो ये जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस हैं, रेडियो एक्टिविटी के कारण स्टेबिलिटी बनाने के लिए ये खुद न्यूट्रॉन्स का इमिशन करना चाहते हैं। स्टेबिलिटी के लिए वो न्यूट्रॉन्स को इमिट करते हैं। 99% न्यूट्रॉन्स तो इमीडिएटली लिबरेट हो जाते हैं, पर 1% न्यूट्रॉन्स कैसे आए, पहले जो यूरेनियम है वो माना इस प्रोसेस में ब्रेक हुआ, इस चैनल में ब्रेक हुआ, इसमें और Rb93 में। Rb93 अपने आप रेडियो एक्टिव होता है,
और इसके हाफ लाइफ लगभग है 6 सेकंड। उसके बाद ये बीटा डीके से SR93 में कन्वर्ट होता है और SR93 का 1% चांस होता है कि ये एक्साइटेड स्टेट में क्रिएट हो और ये न्यूट्रॉन का इमिशन करे। अगेन इस प्रोसेस को देखिए, इस स्टेप में बल्कि मैंने यहाँ चार या कितने न्यूट्रॉन्स थे, लेट मी राइट फ्रॉम हेयर 2 न्यूट्रॉन्स। इस पर्टिकुलर चैनल को आप देखें, ये 2 न्यूट्रॉन तो जैसे ही इस न्यूक्लियस का डिके हुआ निकल गया, लेकिन उसके बाद ये जो बना ये लगभग 6 सेकंड की हाफ लाइफ से इसमें डिके करता है। और जब इसमें डिके करता है कभी कभी लगभग 1% केस में ये एक्साइटेड स्टेट में क्रिएट होता है, और जब ये एक्साइटेड स्टेट में क्रिएट होता है तब एक न्यूट्रॉन और निकलता है, वो ग्राउंड स्टेट में आते हुए एक न्यूट्रॉन को और लिबरेट करता है। 99% केस में नहीं, लेकिन 1% केस में यहाँ से न्यूट्रॉन निकलता है। ये 2 न्यूट्रॉन तो इमीडिएटली निकल गए, और ये जो 1% न्यूट्रॉन, कभी कभी ये न्यूट्रॉन निकलता है, हमेशा नहीं, लेकिन ये क्या निकलता है, लेट। इसी को हम कहते हैं डिलेड न्यूट्रॉन, प्रॉम्प्ट एंड डिलेड। तो अब कंट्रोल करने में ये डिलेड न्यूट्रॉन हमारी मदद करेंगे। ये वाले न्यूट्रॉन्स तो इमीडिएटली निकलते हैं, इनके नंबर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कैडमियम रॉड्स किसी मैकेनिकल मेथड से चलेंगे, तो कोई भी मैकेनिकल मेथड इतना फास्ट नहीं हो सकता है कि वो इस प्रोसेस को कंट्रोल कर सके। लेकिन अगर आप डिलेड वाले न्यूट्रॉन्स का वो देखें, डिलेड न्यूट्रॉन लगभग कितने देर बाद निकल रहे हैं, अगर आप हाफ लाइफ का को उसकी तरह मान लें कि लगभग 6 सेकंड बाद निकल रहे हैं। ऑन एवरेज ये जो 1% न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं डिलेड वाले, ये लगभग 6 सेकंड बाद निकलते हैं। तो अब मुझे तो डिलेड और प्रॉम्प्ट का एक साथ मिला के नंबर 1 पे रखना है, कि मिला के अगली स्टेज के लिए मेरे को एक न्यूट्रॉन अवेलेबल होना चाहिए फिजन के लिए। प्रॉम्प्ट वालों को तो शायद मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन डिलेड वालों को तो कंट्रोल कर सकता हूँ। उनके लिए मेरे पास लगभग 6 सेकंड का टाइम है, तो 6 सेकंड के अंदर हम अपनी रॉड्स की डेप्थ को सूटेबली एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि प्रॉम्प्ट और डिलेड का मिला के जो नंबर बने ऑन एवरेज वो 1 के बराबर बने। तो रॉड्स कैन बी ऑपरेटेड ड्यूरिंग दिस लार्ज टाइम इंटरवल। लार्ज मतलब 6 सेकंड। 6 सेकंड रिलेटिवली लार्ज टाइम इंटरवल है। इस दौरान हम अपनी कैडमियम रॉड्स को इतना एडजस्ट कर सकते हैं कि प्रॉम्प्ट और इनका जो नंबर मिला के बने वो 1 के बराबर बने। ओके, दिस सो दिस इज़ व्हाट कंट्रोल इज। ओके, सो वी हैव टू इंश्योर, न्यूक्लियर रिएक्टर में इंश्योर करना जरूरी होता है कंट्रोल में, न्यूट्रॉन रेप्लिकेशन रेट। ये जो न्यूट्रॉन का नंबर अगली स्टेज के लिए अवेलेबल जो हैं, इसे हम कहेंगे न्यूट्रॉन रेप्लिकेशन रेट। माना पहली स्टेज पे 1 न्यूट्रॉन था और अगली स्टेज पे माना 1.6 न्यूट्रॉन्स अवेलेबल हैं फिजन के लिए, तो हम बोलेंगे रेप्लिकेशन रेट 1.6 है। पर हम देख चुके हैं रेप्लिकेशन रेट अगर 1 से ऊपर हो गया वो भी खतरनाक है, और 1 से नीचे हो गया तभी भी रिएक्टर बंद हो जाएगा। तो जो हमें रेप्लिकेशन रेट रखना है रिएक्टर को ऑपरेट करने के लिए, वो ठीक 1 पे रखना है। हाँ, अगर हम एटम बॉम्ब जैसे सिस्टम की बात कर रहे हैं तब तो रेप्लिकेशन रेट हम हायर रखना चाहेंगे, पर रिएक्टर के अंदर जहाँ हम कंट्रोल्ड वे में एनर्जी को यूज़ करना चाह रहे हैं, वहाँ जो न्यूट्रॉन रेप्लिकेशन रेट है वो हम ठीक 1 पे रखना चाहेंगे। तो हम 1 पे कैसे रखते हैं उसे, केवल प्रॉम्प्ट न्यूट्रॉन्स के लिए हम उसे 1 से थोड़ा कम पे एडजस्ट करके रखते हैं। ओके, और उसके बाद कैडमियम रॉड्स की मदद से डिलेड न्यूट्रॉन्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि प्रॉम्प्ट और डिलेड का मिला के वो नंबर कितना बने, 1। तो ये जो फिनोमिना है दिस इज़ कॉल्ड कंट्रोल। अगेन दिस इज़ ऑल वेरी वेरी क्वालिटेटिव। ठीक है, हमने कहीं पे कोई क्वांटिटेटिव वो नहीं किया, क्रॉस सेक्शन की को डिफाइन नहीं किया, क्रॉस सेक्शन किस तरह से वर्क करता है कोई बात नहीं की, बट जस्ट ए क्वालिटेटिव आइडिया कि फिज़न की प्रोसेस क्या होती है, फिज़न में यील्ड ग्राफ कैसा होता है, और फिज़न को हम कंट्रोल्ड वे में किस तरह से क्वालिटेटिवली यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने एक चीज़ जो मिस कर रखी है वो है न्यूक्लियर रिएक्टर का स्कीमेटिक डायग्राम। ठीक है, जैसे मैं थोड़ा सी मैंने यहाँ पे एक एस्पेक्ट दिखाने की कोशिश की थी कि फ्यूल की रॉड्स होती हैं, यूरेनियम की फ्यूल रॉड्स होती हैं, कैडमियम रॉड्स होती हैं। इसके अलावा मॉडरेटर, अगर हम पानी को मॉडरेटर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो मॉडरेटर यहाँ होता है। ठीक है, पानी की जगह कभी कभी ग्रेफाइट को भी मॉडरेटर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। लिक्विड ग्रेफाइट जो है वो भी बहुत अच्छा मॉडरेटर होता है। ओके, उसको भी इस्तेमाल किया जाता है। तो वो लेकिन वो स्कीमेटिकली किस तरह से न्यूक्लियर रिएक्टर में ये होता है। फिर जो एनर्जी है, यहाँ एनर्जी आपको हीट की फॉर्म में मिलेगी, वो हीट एनर्जी को कैसे यूज़ करके आप इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करते हैं, वो स्कीमेटिक डायग्राम जो होता है न्यूक्लियर रिएक्टर का, वो मैंने यहाँ पे नहीं किया है, बट यू स्टडी इट बाय योरसेल्फ। ओके, जो मेजर जो फिजिकल एस्पेक्ट है, ओके, कंट्रोल ई और एम और सी जो 3 एस्पेक्ट्स थे उनकी मैंने बात की है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के टर्म्स में। ओके, सो दिस कंप्लीट्स द फिजन पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शंस, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फ्यूज़न की। सो थैंक यू एवरीबॉडी।